दीवार की घड़ी 3 दिन से खामोश है। 5 साल के एडवर्ड को इस सन्नाटे से ज्यादा इस बात से फर्क पड़ता है कि घर में किसी को इसकी परवाह नहीं है। पिता बिना देखे पास से गुजरते हैं, नौकरानी धूल झाड़ती है। सबने मान लिया कि घड़ी खराब है, जैसे लोग बारिश को मान लेते हैं। पर एडवर्ड नहीं। वो कुर्सी पर चढ़कर घड़ी उतारता है। वो भारी है। वो उसे मेज पर रखकर सावधानी से उसका कांच और पिछला हिस्सा खोल देता है। वो अंदर के पहियों और गियर को गौर से देखता है। वो अभी कुछ छूता नहीं, बस देखता है। फिर एक एक करके पुर्जे अलग करने लगता है। माँ मार्गरेट उसे 40 मिनट बाद पाती हैं। मेज पर घड़ी के पुर्जे सलीके से सजे हैं। वह दरवाजे पर खड़ी बस उसे देखती रहती हैं। एडवर्ड गियर जोड़कर घड़ी ठीक करता है। जब वो उसे वापस दीवार पर टांगता है तो वो टिक टिक करने लगती है। शाम को पिता विलियम अस्तबल से आते हैं। वो घड़ी की टिक टिक सुनते हैं और एडवर्ड को देखते हैं, पर कुछ कहते नहीं। पर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। माँ एडवर्ड को ज्यादा खाना देती हैं। दुनिया अब सुरक्षित और समझने लायक लगती है। 5 साल बाद एडवर्ड को कचरे में एक टूटा स्टीम पंप मिलता है। सबके लिए वो कबाड़ है, पर एडवर्ड के लिए एक नया प्रोजेक्ट। वो उसे अपने कोने में ले जाता है। वहां कबाड़ के पुर्जे, पुराने पेचकस और एक हैंड ड्रिल है जो उसने मेहनत से हासिल की थी। 4 शाम वो उसे खोलता है। 5वीं शाम उसे खराबी समझ आती है और छठी शाम वो उसे ठीक कर देता है। 7वें दिन वो उसे पानी की टंकी से जोड़ देता है। वो पुरानी जेब घड़ी के तंत्र से एक बेल्ट ड्राइव बनाता है। हैंडल घुमाते ही पानी खुद बहने लगता है। बाल्टियां ढोने की जरूरत नहीं रही। अस्तबल के लोग खुशी से हंसने लगते हैं। बूढ़ा कर्टिस कहता है, बेटा तुमने मेरे दिन के 2 घंटे बचा लिए। पिता पंप देखकर बस इतना कहते हैं, घोड़ों की मदद करो। एडवर्ड चला जाता है, पर रात को वो पंप सुधारने के नक्शे बनाता है। वो रिसाव रोकने और सिलेंडर जोड़ने की सोचता है। माँ उसे नोटबुक के साथ देखती है, पर उसे रोकती नहीं। वो उसके पास एक नई और बेहतर नोटबुक रख देती हैं। एडवर्ड बिना कुछ कहे तुरंत चित्र बनाने में जुट जाता है। वो उसे चूमती हैं। पतझड़ में माँ को हल्की खांसी शुरू होती है, जैसे वो बस गला साफ कर रही हूं। फिर खांसी बढ़ने लगती है। 9 साल का एडवर्ड उनके कमरे के लिए हवा साफ करने वाला एक यंत्र बनाता है। 3 हफ्ते में वो लकड़ी, तांबे की नली और पुरानी घड़ी के गियर से इसे तैयार कर लेता है। ये यंत्र बाहर की ताज़ी हवा अंदर लाता है। उसने इसके बारे में एक पुरानी इंजीनियरिंग किताब में पढ़ा था। उसने इसे छोटा और बेहतर बनाया। एक शनिवार जब माँ आराम कर रही थी, उसने इसे लगा दिया। जब माँ ने इसे चलते देखा तो वो भावुक होकर बिस्तर पर बैठ गई और बस उसका नाम पुकारा, एडवर्ड। बस इतना ही, सिर्फ उसका नाम। वो तंत्र 6 महीने तक चलता रहा। खांसी में कोई सुधार नहीं हुआ। मार्गरेट डैनफोर्थ की मृत्यु मार्च के एक मंगलवार को हुई, जब बाहर सड़क पर जमी बर्फ पिघलना शुरू ही हुई थी। 10 साल की उम्र में एडवर्ड माँ की कब्र पर खड़ा है। वो रोता नहीं, क्योंकि वो इस दुख को समझ नहीं पा रहा। घर लौटकर वो माँ के खाली कमरे में उस यंत्र को चलता छोड़ देता है। 1 साल तक वो उसे हाथ नहीं लगाता। 11 महीने बाद वर्जीनिया आती है। वो लंबी है और उससे महंगे इत्र की महक आती है। वो एडवर्ड से किसी अजनबी की तरह हाथ मिलाती है। वो फिलाडेल्फिया की एक अमीर विधवा है। वो पिता से प्यार नहीं करती। एडवर्ड ये बात समझ जाता है। वर्जीनिया उससे खुलकर नफरत नहीं करती, पर वो बहुत सख्त है। वो उसे टोकती रहती है, एडवर्ड तुम फिर गंदे हो। क्या अच्छे बच्चे ऐसे होते हैं? उसकी वर्कबेंच पर ताला लगा दिया जाता है और उसकी किताबें अटारी में फेंक दी जाती हैं।
पिता थके हुए हैं और कुछ नहीं कहते। उन्हें बस शांति चाहिए जो वर्जीनिया उन्हें देती है। एडवर्ड शांत नहीं बैठता। 1864 में इसके भाई चार्ल्स का जन्म होता है। चार्ल्स बिल्कुल अपने पिता जैसा है। घर में सब उसी का इंतजार कर रहे थे। एडवर्ड समझ जाता है कि अब सब बदल गया है। अब हर बात सिर्फ चार्ल्स के बारे में होती है। अस्तबल में भी सब चार्ल्स की घुड़सवारी की तारीफ करते हैं। वो सबका लाडला बन जाता है। व्यापार की बातों में भी अब एडवर्ड की जगह चार्ल्स का नाम लिया जाने लगता है। एडवर्ड चुपचाप अपना काम करता रहता है। जब वो 19 का होता है पिता की तबीयत बिगड़ने लगती है। वर्जीनिया उसे मिलने नहीं देती। हफ्तों बाद एडवर्ड बिना पूछे पिता के कमरे में चला जाता है। पिता बहुत कमजोर हो चुके हैं। वो एडवर्ड को देखकर धीमी आवाज में बात करते हैं। वो कहते हैं, एडवर्ड तुम हमेशा मुझसे ज्यादा समझदार थे। एडवर्ड बस सिर हिलाकर चला जाता है। एक महीने बाद पिता की मृत्यु हो जाती है और वसीयत पढ़ी जाती है। 16 अस्तबल सभी अनुबंध सारी संपत्तियां सभी घोड़े और सारे खाते वर्जीनिया की देखरेख में चार्ल्स को दिए जाते हैं। एडवर्ड के लिए कुछ भी नहीं, $1 एक घोड़ा और न ही वो जेब घड़ी जो उसके पिता 20 सालों से अपने पास रखते थे। वर्जीनिया उसके कमरे में आकर कहती है, अपना सामान बांधो और सुबह तक यहां से निकल जाओ। पीछे 8 साल का चार्ल्स खड़ा है जो बिल्कुल अपनी मां की तरह सख्त दिखना सीख रहा है। उसकी मां उसे दूसरों को नीचा दिखाना सिखा रही है। एडवर्ड अपना जरूरी सामान, किताबें, नक्शे और मां की एक पुरानी तस्वीर पैक करता है। वो सूटकेस उठाकर बाहर निकलता है। वर्जीनिया और चार्ल्स पीछे खड़े हैं पर वो मुड़कर नहीं देखता। वो कहता है, तुम्हें पछतावा होगा, मेरा नाम पूरा देश जानेगा। फिर वो सड़क पर चल देता है। वो बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ता रहता है। पुराना जीवन अब पीछे छूट चुका है। उसके पास थोड़े पैसे और दिमाग में एक इंजन का नक्शा है। शुरुआत के लिए इतना काफी है। वो अपने आखिरी पैसों से एक कमरा किराए पर लेता है और काम शुरू करता है। कमरा 6 फीट चौड़ा, 8 फीट लंबा है। एक खिड़की, लोहे की खाट, पुराना गद्दा, छोटी मेज और दरवाजे के पीछे एक खूंटी। बस इतना ही है। पहली रात वह खाट पर लेटकर हिसाब लगाता है। $4.30। 3 हफ्तों में किराया देना है। न औजार हैं, सामानन वर्कशॉप। उसके पास इंजन के नक्शे और उसके हाथ हैं। हाथों को औजार चाहिए, औजारों को पैसा और पैसे को काम। सुबह वो हैरिगन की दुकान पहुंचता है। बोर्ड पर लिखा है, हैरिगन एंड सन मरम्मत। सन शब्द मिटा हुआ है जो एडवर्ड को उस बेटे के बारे में बहुत कुछ बताता है। दुकान नदी से 3 ब्लॉक दूर एक संकरी गली में कोयला व्यापारी और एक बंद नाई की दुकान के बीच फंसी हुई है। खिड़की में टूटी घड़ी, मुड़ा हलछेद वाली केतली और खुला है का बोर्ड है जिसकी लिखावट मालिक की पुरानी बेहतर नजर दर्शाती है। कॉर्नेलियस हैरिगन 63 साल का लाल नाक वाला आयरिश है जिसके हाथ 40 साल के बारीक काम की गवाही देते हैं। उसकी मोटी उंगलियां बेहद सटीक चलती हैं। वो एडवर्ड को देख पूछता है, काम चाहिए? हाँ। क्या चीजें ठीक कर सकते हो? हाँ। क्या? हिलने वाले पुर्जे। हैरिगन केतली बढ़ाकर कहता है, इसे ठीक करो। एडवर्ड देखता है कि छेद साफ नहीं है। तांबा अंदर से घिसकर पतला हो गया है। पैच टिकेगा नहीं। असली तरीका पैच से पहले छेद के पास की धातु को तपाकर नरम करना है। वो ये बताता है। हैरिगन कहता है, $1 रोज और खाना। शाम 6 के बाद मेरे औजार इस्तेमाल करो। फालतू काम मुफ्त होगा। कमाई अपनी अपनी।
बिना पूछे कैबिनेट छुई तो बाहर। एडवर्ड मान गया। हैरिगन की दुकान टूटी चीजों का केंद्र है। किसान वहां खराब धुरी लाते हैं। होटल डाइनिंग रूम से क्लॉकवर्क लाते हैं। रेलवे छोटे पुर्जे भेजती है क्योंकि मुख्य वर्कशॉप में बहुत काम है। एक महिला हर 3 महीने में टूटा म्यूजिक बॉक्स लाती है और बदले में अंडे देती है। एडवर्ड ये सब गौर से देखता है। ये वो शिक्षा है जो किताबों में नहीं थी। धातु का व्याकरण, रेती चलाने का तरीका, रेंज से बोल्ट को महसूस करना और गर्मी से स्टील के व्यवहार और रंग को समझना। हैरिगन सिखाता नहीं, बस काम करता है। एडवर्ड उसे देख सब सीख लेता है। तीसरे हफ्ते तक वो खराद मशीन चलाने लगता है। छठे हफ्ते तक हैरिगन जांच छोड़ देता है। दूसरे महीने तक एडवर्ड पुराने काम निपटा देता है। उसने $14 बचा लिए हैं और एक योजना तैयार है। सोमवार को गैस कंपनी मुनरो स्ट्रीट की लाइन बदलने लगती है। फुटपाथ पर पुराने लोहे के पाइपों के ढेर कबाड़ वाले का इंतजार कर रहे हैं। वो सुबह और शाम पाइपों का व्यास और मोटाई मापता है। मंगलवार सुबह 5 बजे जब अंधेरा था वह वहां पहुंच जाता है। वो सफाई कर्मियों और गाड़ियों के आने से पहले ही उस ढेर के पास पहुंच गया। वो पाइपों को परखता है। उसे 3 इंच व्यास वाला एक खास हिस्सा चाहिए जो दबाव झेल सके और जिसमें कोई दरार न हो। उसे सही टुकड़ा मिल गया। 12 ब्लॉक तक उसे ढोने में 40 मिनट लगे। उसके लिए ये डेट्राइट का सबसे जरूरी पाइप है। वो 3 शामों तक सिलेंडर पर काम करता है। खराद से रफ बोरिंग के बाद वो अलग अलग रेतियों से उसे अंतिम फिनिश देता है। वो मोमबत्ती की रोशनी में काम करता है और चोरी छिपे लिए गए कैलिपर से बोर की सटीकता जांचता है। लक्ष्य है एक बेहद चिकना बोर। पहली शाम रफ बोरिंग पूरी हुई जिससे उसके दाहिने हाथ की उंगलियों में छाले पड़ गए। दूसरी शाम छाले फटने पर भी उसने काम जारी रखा। तीसरी शाम बोरिंग पूरी हुई। टेस्ट पीस पूरी लंबाई में बिना डगमगाए सरक गया। वो सिलेंडर को रोशनी में राइफल की तरह जांचता है। ये काम करेगा। हैरिगन के जाने के बाद उसने एक शाम में पिस्टन बनाया। वो एक मोमबत्ती की रोशनी में काम करता है जो कम भी है और खतरनाक भी, पर वो इसे नजरअंदाज कर देता है। पिस्टन को सिलेंडर में बाल बराबर अंतर से फिट होना है ताकि वो कंप्रेशन झेल सके और गर्मी से फैले तो जाम ना हो। वो 3 बार में कटाई कर फिटिंग जांचता है। तीसरी बार में पिस्टन 1 फीट दराज की तरह आसानी से अंदर सरक गया। वो अंधेरी दुकान में राहत की सांस लेता है। अब उसे वॉल्व चाहिए जो रेलवे कबाड़ खाने में हैम्पर, वहां का गार्ड एक समस्या है। पहली बार गार्ड ने उसे भगा दिया। दूसरी बार उसने दूसरे गेट से कोशिश की पर वहां भी उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। तीसरी बार वो 40 सेंट की विस्की लाया जो उसकी 3 दिन की बचत थी। उसने बिना कुछ कहे बोतल गार्ड को थमा दी। गार्ड ने बोतल देखी और उसे 20 मिनट दिए। एडवर्ड ने सिर्फ 11 मिनट में अपना काम पूरा कर लिया। वो थैले में तांबे की प्लेटें, पाइप कपलिंग और पीतल का एक टुकड़ा लेकर बाहर आया। उसे अपनी धातु की जांच करनी थी। कुल खर्च 40 सेंट और 4 पाउंड वजन। वॉल्व बनाने में उसे 4 शामें लगीं। 2 वॉल्व तो उसे दोबारा बनाने पड़े। पहला इनटेक वॉल्व लीक कर रहा था। उसने उसे फिर से बनाया और इस बार वो पूरी तरह से सील हो गया। स्प्रिंग्स उसे एक लावारिस वैगन से मिले। मालिक शायद कर्ज की वजह से भाग गया था पर एडवर्ड को उससे मतलब नहीं था। उसे हाई कार्बन स्टील के लीफ स्प्रिंग्स चाहिए थे। वो रात को हैरिगन की छेनी और हथौड़ा लेकर वहां पहुंचा। बारिश में भीगते हुए उसने स्प्रिंग्स निकाले। जब तक काम पूरा हुआ वह पूरी तरह भीग चुका था, फिर भी वो पैदल घर गया। स्पार्क प्लग में सबसे ज्यादा समय लगा। उसने 3 वर्जन बनाए। पहला एक टूटे जग के पत्थर के टुकड़े से बना था। छोटा छेद ड्रिल कर स्टील सुई पिरोई और अंदाजे से गैप सेट किया।
वो कमरे के इकलौते बिजली फिक्सचर से करंट चलाकर इसका परीक्षण करता, लेक सिरा सुई से और दूसरा सिलेंडर बॉडी से ग्राउंडेड है। चिंगारी कमजोर है, ईंधन जलाने के लिए काफी नहीं। दूसरा वर्जन बारीक सुई कम गैप और कचरे में मिले टूटे इंसुलेटर से बना बेहतर पत्थर पात्र। चिंगारी सुधरी है पर अब भी अस्थिर है। तीसरे वर्जन में वो गैप की ज्यामिति बदलकर सुई को थोड़ा तिरछा कर देता है। अब चिंगारी और तेज होकर कूदती है। वह 30 बार परीक्षण करता है और ये 29 बार जलती है। एक चूक संपर्क की समस्या थी, डिजाइन की नहीं। वो उसे ठीक करता है। प्लग तैयार है। रविवार को जब दुकान बंद और मालकिन चर्च में होती है, वह इंजन असेंबल करता है। इसमें 4 घंटे लगते हैं। सिलेंडर को शिपिंग क्रेट की लकड़ी से बने आधार पर लगाया, पिस्टन फिट किया और कैस एवेन्यू से 8 सेंट में खरीदी स्टील छड़ को मोड़कर कनेक्टिंग रॉड बनाई। सबसे जटिल हिस्सा क्रैंकशाफ्ट 3 शामों में तैयार कर हाथ से संतुलित किया गया। वॉल्व बिठाकर स्प्रिंग लगाई, छत के लैंप से प्लग तक तार बिछाया और जंक्शन को शीशे व राल से जोड़ा। वो कप में केरोसिन भरता है, शेल्फ पर पानी का गिलास रखता है और हर कनेक्शन दोबारा जांचता है। पहले प्रयास में वो फ्लाईव्हील घुमाकर छोड़ता है। कुछ नहीं हुआ, बस प्लग जलता है। चिंगारी दिख रही है पर ईंधन मिश्रण हल्का है। वो इनटेक वॉल्व थोड़ा और खोलता है। दूसरे प्रयास में वो फिर घुमाता है। सिलेंडर एक बार जोर से जलता है, जैसे मेज पर मुक्का पड़ा हो। इंजन आधार पर झटके मारता है, सिंक पर तेल फेंकता है और कमरे को केरोसिन के धुएं से भर देता है। वो खिड़की खोलकर धुआं साफ होने का इंतजार करता है। वो वॉल्व टाइमिंग ठीक करता है, ढीला बोल्ट कसता है और इग्निशन जांचता है। तीसरे प्रयास में वो फ्लाईव्हील घुमाकर छोड़ता है, इंजन चालू होकर चलने लगता है। ये धमाकों की श्रृंखला नहीं बल्कि एक निरंतर दहाड़ है, जिससे आधार खड़खड़ाता है और शेल्फ पर रखा गिलास 2 इंच खिसककर फर्श पर टूट जाता है। आवाज कमरे में भर जाती है। एडवर्ड फ्लाईव्हील पर हाथ रखे खड़ा रहता है और फर्श से अपने पैरों के तलवों तक कंपन महसूस करता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, मेहनत से नहीं बल्कि किसी अनकहे एहसास से। वो 7 सेकंड बाद इंजन बंद कर देता है, क्योंकि कमरा धुएं से भर गया है और मालकिन आने वाली है। वो खाट पर बैठा है, तभी दीवार के पार मिसेज कैलाहन को पड़ोसी से बात करते सुनता है। डैनफोर्थ हामही, जो दूसरी मंजिल पर रहता है। बड़े डैनफोर्थ अस्तबल को जानती हैं, उन्होंने उसे निकाल दिया। कोई विरासत नहीं मिली, वे उसे परिवार में नहीं रख सके। एक ठहराव, जहां तक मुझे पता है वह अजीब लड़का है, हर समय जागकर शोर मचाता है। ऐसे लड़कों के साथ आप समझ सकती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सीढ़ियों पर आहट और दरवाजा बंद। एडवर्ड सिंह पर रखे गर्म इंजन को देखता है। वो धीरे से हिसाब लगाता है। इंजन तैयार, फ्रेम और पहिए नहीं। पैसे $4.30। वो उंगलियों पर दिन गिनता है। महीने के अंत में 18 दिन बचे हैं। वो नोटबुक के नए पन्ने पर फ्रेम का चित्र बनाने लगता है। इंजन चलना तो आसान था, अब एडवर्ड को इसे चलाने के लिए कुछ चाहिए। वो 3 शामें गणना में बिताता है। फ्रेम का वजन, पहिए का व्यास, क्रैंकशाफ्ट और पिछले धुरी के बीच गियर अनुपात, एक अकेले सवार के लिए भार क्षमता। ये संख्याएं जटिल नहीं हैं, वे यांत्रिक अंकगणित हैं। जिस तरह का काम वो 12 साल की उम्र से नोटबुक के हाशिए में करता आ रहा है। मुश्किल पैसे की है। स्टील फ्रेम के $40, 4 पहियों के 22 और बाकी पुर्जों के $15 लगेंगे। उसके पास कुल $4.30 हैं। जरूरत और बचत के बीच का अंतर एक गहरी खाई जैसा है। वो बिना किसी लक्ष्य के नहीं बल्कि कुछ ढूंढने के लिए मोहल्ले में टहलता है। वो हर वर्कशॉप और गली को वैसे ही पढ़ रहा है जैसे कोई टूटी मशीन। वो देख रहा है कि इस इलाके को ऐसी क्या चीज चाहिए जो उसे नहीं मिल रही। दूसरी सुबह लॉन स्ट्रीट पर कैरेज वर्क्स के पास उसे जवाब मिल गया। साइन बोर्ड पर लिखा था, ब्रांच कैरेज वर्क्स, 1861 से बेहतरीन वाहन। खिड़की में गहरे हरे रंग की 2 सीटों वाली बग्घी है, जिसमें पीतल की फिटिंग और लाल धारियों वाले स्पोक व्हील लगे हैं। आंगन में 4 आधे बने कैरेज बॉडी रखे हैं और वर्क बेंच पर औजारों का ढेर है, जो एडवर्ड को वो सब बता देता है जो उसे जानना था। मुड़े हैंडल, टूटे चक और घिसी रेती। हैंड प्लेन का ब्लेड इतना टेढ़ा कि लकड़ी खराब कर दे। ये वर्कशॉप अपने औजारों के रखरखाव के लिए बहुत व्यस्त रही है। वो दस्तक देता है। फ्रेडरिक ब्रांड 60 साल के जर्मन हैं, जिनकी मूछें उनके कड़े स्वभाव को दर्शाती हैं। वो पहिया फिट करते हुए बिना देखे बोले, भर्ती नहीं कर रहा। मैं काम नहीं, सौदा चाहता हूं, एडवर्ड कहता है। वो ब्रांड को समझाता है कि वो बिना पैसे लिए शाम को वर्कशॉप के हर औजार की मरम्मत करेगा। बदले में ब्रांड एक कैरेज फ्रेम, लोहे के रिम वाले 4 पहिए, एक फ्रंट एक्सल, असेंबली रेयर एक्सल और लीफ स्प्रिंग्स का एक सेट प्रदान करेंगे, भी केवल सामग्री की लागत पर, बिना किसी श्रम शुल्क के।
एडवर्ड 90 दिनों में सामग्री की लागत का भुगतान करेगा। ब्रांट उसे घूरते हैं। उनकी नज़र औजारों के ढेर पर जाती है, फिर एडवर्ड पर। वो अविश्वास और ज़रूरत के बीच फंसे हैं। तुम्हें फ्रेम किस लिए चाहिए? ब्रांट पूछते हैं, तुम बग्घी खरीदने वाले नहीं लगते। मैं बग्घी नहीं, कुछ और बना रहा हूं। फ्रेम उसका आधार है। कुछ और? ब्रांट को लगता है जवाब मूर्खतापूर्ण या पागलपन भरा होगा। बिना घोड़े वाला फ्रेम? तुम पागल हो। शायद। क्या सौदा पक्का है? ब्रांट फिर अपने औजारों को देखते हैं, टूटा चट्टेड़ा ब्लेड और वे रेती जिन्हें धार देनी है। 6 हफ्ते में ऑर्डर पूरा करना है और औजार खराब होने से काम गलत हो रहा है। समय की कमी के कारण वो इसे टाल रहे थे। सामग्री के लिए 90 दिन, ब्रांट बोले। एक दिन भी ज्यादा नहीं। एडवर्ड सहमत होकर उसी शाम काम शुरू कर देता है। पूरी वर्कशॉप ठीक करने में उसे 4 हफ्ते लग जाते हैं। वो 11 औजार ठीक करता है, रेती को धार देता है और चक को खुद बनाकर बदलता है। वो ब्लेड सेट कर सोल को समतल करता है। वो जल्दबाजी नहीं करता। खराब मरम्मत बिना मरम्मत से बदतर है। गलत ब्लेड सालों तक काम बिगाड़ सकता है। वो हर औजार सही होने तक काम करता है। ब्रांट उसे चुपचाप देखते रहते हैं। तीसरी शाम वो बिना मांगे एडवर्ड के लिए कॉफी लाते हैं और बिना कुछ कहे अपने काम पर चले जाते हैं। एडवर्ड इसे जर्मन पेशेवर सराहना मानता है। काम पूरा होने तक फ्रेम पहिए और एक्सल आंगन में कैनवस से ढके तैयार थे। लागत $14 थी जो 90 दिनों में चुकानी थी। वो ब्रांड से हाथ मिलाकर पुर्जों को हाथगाड़ी से 3 ब्लॉक दूर उस शेड में ले जाता है जिसे उसने $2 प्रति माह पर किराए पर लिया है। यह पैसा उसके पास अभी नहीं है, वह भविष्य की कमाई के भरोसे है। शेड छोटा है, फर्श कच्चा है और दोपहर में काम के लिए खिड़की से पर्याप्त रोशनी आती है। रविवार को वो इंजन के टुकड़े संकरी सीढ़ियों से 3 चक्कर लगाकर शेड में ले जाता है। एक हाथ में क्रैंकशाफ्ट और दूसरे में सिलेंडर। असेंबली में 2 महीने लगते हैं क्योंकि वो हर काम 3 बार करता है ताकि वो पूरी तरह सही हो। वो संरचनात्मक और दार्शनिक रूप से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। फ्रेम एक मानक हल्की गाड़ी का है जिसमें 2 समानांतर स्टील रेल यात्रियों को घोड़े के पीछे ले जाने के लिए डिजाइन की गई हैं। एडवर्ड इसे सामने से छोटा कर टंग सॉकेट हटा देता है और नया स्टीयरिंग लिंकेज बनाता है। स्टीयरिंग खुद पानी के पाइप का एक टी आकार का टुकड़ा है। यह समाधान कच्चा है जो उसे भविष्य में शर्मिंदा कर सकता है, पर अभी यह काम करेगा और यही मायने रखता है। इंजन फ्रेम पर 4 रबर और स्टील आइसोलेटर्स पर टिका है जिसे वो बचाए गए दरवाजे के बम्पर सामग्री और मशीनीकृत स्टील कप से बनाता है जो फ्रेम में स्थानांतरित कंपन को लगभग आधा कर देता है, और इसका मतलब है कि पूरी मशीन तेज गति पर खुद को अलग करने की कोशिश नहीं करती है। पिछले धुरी पर एक स्प्रोकेट लगा है जिसे वो हैरिगन की धातु आरी पर हल्की स्टील की प्लेट से काटता है और हाथ से अंतिम आकार देता है। साइकिल की चेन वो ग्रे स्ट्रीट पर एक कबाड़ व्यापारी से $1 में खरीदता है। ये चौड़ाई और इसलिए भार क्षमता को दोगुना करने के लिए एक साथ रिवेट की गई 2 चेन हैं क्योंकि इस काम में एक अकेली साइकिल चेन खींचने और फिसलने से पहले लगभग 40 मिनट तक ही चलेगी। ईंधन टैंक 2 गैलन का केरोसिन कैन है जिसमें एक वॉल्व और तांबे की ट्यूब लगी है जो इनटेक मैनिफोल्ड तक जाती है। सीट ओक की तख्ती है जिस पर कबाड़ से मिली पैडिंग तांबे की कीलों से ठोंकी गई है। फुटबोर्ड पाइन के हैं। मौसम से बचाव का कोई इंतजाम नहीं है। देखने में ये अधूरी खुली बग्घी जैसी लगती है जिसे किसी ने जल्दबाजी में जोड़ा हो, पर एडवर्ड के लिए ये दुनिया की सबसे सुंदर चीज है। फरवरी के अंत में वो पहला स्थिर परीक्षण करता है। इंजन और पहिए घूम रहे हैमशीन लकड़ी के गुटके से टिकी है। चेन और एक्सल सही काम कर रहे हैं। वो 10 मिनट बाद तापमान, चेन और ईंधन प्रवाह की जांच करता है। सब कुछ सही सीमा में है। वो इंजन बंद कर 6 पन्नों के नोट्स लिखता है। सड़क परीक्षण मार्च की एक रात 11 बजे होता है जब सड़कें खाली होती हैं। वो मशीन को शेड से बाहर कच्ची पर चिकनी ब्रश स्ट्रीट पर ले जाता है। वो चेन तनाव जांचता है, ईंधन भरता है और इग्निशन टाइमिंग को अंदाजे से निशान से थोड़ा पीछे सेट करता है ताकि इंजन धीमी गति पर सही चले। फिर वो फ्लाईव्हील घुमाता है। दूसरी कोशिश में इंजन चालू हो गया। वो तख्ती वाली सीट पर बैठा। पूरी मशीन फ्रेम और फुटबोर्ड समेत उसके पैरों से सीने तक एक निरंतर यांत्रिक कंपन पैदा कर रही थी। वो हैंडब्रेक छोड़ता है, एक मुड़ी हुई स्टील की छड़ से बनाए गए लीवर के साथ चेन ड्राइव को जोड़ता है। मशीन चलने लगती है। शुरुआत में ये पैदल चलने से भी धीमी थी। लोहे के रिम मिट्टी पर चरमरा रहे थे। भार बढ़ने पर इंजन का शोर बढ़ा। वो टी बार से मुड़ता है जिसमें काफी जोर लगता है।
अगले धुरी का घर्षण अभी ठीक नहीं हुआ, हैपर ये मुड़ती है। वो लॉन्ड्री कुम्हार की दुकान और हैरिगन की बंद दुकान से गुजरते हुए सोचता है कि हैरिगन इसे देख क्या कहता। ब्रश और लानेट के कोने पर चेन निकल जाती है। इंजन एक पल के लिए तेजी से शोर करता है, फिर वो उसे बंद कर देता है और मशीन धीरे धीरे रुकती है, जैसे लोहे के ढेर सारे औजार एक तरफ खिसक रहे हों। वो नीचे उतरकर चेन को स्पॉकेट पर बिठाता है, टेंशनर को 2 बार घुमाकर कसता है और सब कुछ जांचता है। कुल समय 4 मिनट। वो वापस ऊपर चढ़ता है, इंजन शुरू करता है और वापस मुड़ने और शेड की ओर जाने से पहले 2 ब्लॉक और पूरे करता है। कुल दूरी शहर के 3 ब्लॉक। चलने का कुल समय 11 मिनट। इसका एकमात्र गवाह लार्नेट स्ट्रीट पर एक बंद सैलून के बाहर बेंच पर बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति है, जो मशीन को शांत और बिना किसी हैरानी के देखता है, जैसे उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा हो और अब उसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। घोड़ा टूट गया, वो आदमी खुद से कहता है। एडवर्ड चुपचाप मशीन शेड में खींचता है और जमीन पर बैठकर धीरे धीरे हिसाब करने लगता है। मशीन चल रही है, फ्रेम मजबूत है। चेन को एक बेहतर टेंशनर की जरूरत है। 3 घंटे का काम, स्टीयरिंग में सुधार चाहिए और 2 घंटे। वो रुकता है। पेटेंट अभी दर्ज नहीं हुआ। पैसे $4 और 30 सेंट। महीने में 18 दिन बचे हैं। वो फिर रुकता है। किसी ने नहीं देखा, वो एक पल सोचता है। इंजन ठंडा होते ही मशीन टिक टिक करने लगती है। दीवार के पारों से घोड़ों के खुरों की आवाज आती है, वह आवाज जो सदियों से परिवहन का प्रतीक रही है और उसे यकीन है कि कुछ और दशकों तक रहेगी। वो जाने ही वाला था कि उसे पहियों का शोर सुना। शेड की दरार से उसने ब्रश स्ट्रीट पर उत्तर की ओर जाते 3 मालगाड़ी के डिब्बे देखे। सामान से लदे भारी वैगन जिन पर ताजा पेंट था। डैनफोर्थ का काला सुनहरा सूरज और नाल का निशान रोशनी में अब भी गीला लग रहा था। वैगनों के पीछे 2 सीटों वाली एक हल्की खुली बग्घी थी, वैसी ही जिसके लिए ब्रांड $80 लेता है। बग्घी में मैनेजर के पास एल्डस वेब बैठा था, जिसे एडवर्ड बचपन से जानता है और जो सालों से अस्तबल चला रहा है। वहां एक लाल बालों वाला लड़का था, जिसने मखमली कॉलर वाला नया कोट पहना था, वैसा जो वर्जीनिया दिखावे के लिए खरीदती है। लड़का सामने की सड़क को ऐसे देख रहा है जैसे उसे वो सब दिखाया जा रहा हो जो एक दिन उसका होगा। फिर बग्घी शेड के बराबर पहुंचती है। चार्ल्स डैनफोर्थ शेड के दरवाजे की दरार से अंदर देखता है। एडवर्ड नहीं जानता कि वो दिख रहा है या नहीं। शेड में अंधेरा है और दरार बहुत संकरी है, लेकिन चार्ल्स सीधे उसकी ओर ऐसे देखता है जैसे उसे पता हो कि कहां देखना है। वह पूरे 3 सेकंड तक देखता रहता है, फिर जानबूझकर वापस सामने की सड़क की ओर मुड़ जाता है, उसी सधे हुए अंदाज के साथ जो वर्जीनिया उसे बचपन से सिखा रही है। बग्घी और वैगन आगे बढ़ गए। डैनफोर्थ का निशान अंधेरे में ओझल हो गया। पहियों का शोर थमने के बाद भी एडवर्ड दरवाजे पर खड़ा रहा, ताकि उन्हें उसकी मौजूदगी का पता चले। उन्हें शायद मालकिन से उसका नाम पता चल गया था। वे जानते हैं कि वो यहाँ कुछ रहस्यमयी बना रहा है और वर्जीनिया उस पर नजर रखे हुए है। अच्छा है, उन्हें देखने दो। वो अंदर जाकर नोटबुक में टेंशनर सुधारने का स्केच बनाने लगा। सोने में 3 घंटे बाकी थे। गुरुवार सुबह वो आदमी शेड के बाहर मिला। वो करीब 40 का गठीला मैकेनिक था, जो मशीनों के बीच काम करने वालों की तरह झुककर खड़ा था। उसका कोट पुराना पर साफ था। उसके जूतों की मरम्मत किसी माहिर कारीगर ने कम से कम 2 बार की थी। वो शेड के दरवाजे को ऐसे देख रहे हैं जैसे वहां खड़े खड़े उन्होंने इसके कब्जों की मजबूती पर अपनी राय बना ली हो। तुम्हारे पास ही वो बिना घोड़ों वाली गाड़ी है, उन्होंने कहा। यह कोई सवाल नहीं था। किसने बताया? कोनोली बार के एक शराबी ने। उसने यहां टूटा घोड़ा देखने की बेतुकी बात कही तो मुझे लगा शायद सच हो। उसने हाथ बढ़ाया। ऑस्कर वाइस। मैंने 11 साल रेलवे में काम किया, फिर नए अफसर ने जर्मनों को हटा दिया। अभी मैं बेरोजगार हूं। एडवर्ड ने हाथ मिलाया। पकड़ मजबूत और नपी-तुली थी, जैसे किसी कुशल कारीगर की होती है। एडवर्ड डैनफोर्थ, पता है, डैनफोर्थ अस्तबल वाले। वाइस ने यह बिना किसी खास लहजे के कहा। एडवर्ड को उसकी यह सादगी पसंद आई। क्या मैं मशीन देख सकता हूं? एडवर्ड ने दरवाजा खोल दिया। वाइस अंदर गए और बिना कुछ बोले लगभग 90 सेकंड तक मशीन के सामने खड़े रहे। उन्होंने फ्रेम की वेल्डिंग चेन ड्राइव और इंजन माउंटिंग को देखते हुए एक चक्कर लगाया, फिर झुककर नीचे से पिछले एक्सेल को देखा। उसने सीधे खड़े होकर इंजन सिलेंडर और तारों को बिना छुए गौर से देखा, फिर बोला, पिस्टन क्लियरेंस गलत है। एडवर्ड ने कहा, मुझे पता है। टेंशनर बस काम चलाओ है और क्रैंकशाफ्ट का संतुलन भी सही नहीं है। एडवर्ड बोला, क्या तुम सिर्फ कमियां गिनाओगे या काम भी करोगे? वाइस उसे देखता है, एक लंबा मौन जो उसकी अवधि से कहीं अधिक गहरी सोच का संकेत देता है। क्या दे रहे हो? व्यापार का 8%। जब व्यापार होगा
अभी तो बस एक शेड मशीन और 18 दिन बचे हैं। 0 का 8%। जो भी ये बनेगा उसका 8% जो 0 नहीं होगा। वाइस फिर मशीन देखता है। एडवर्ड समझता है कि वाइस इसे केवल वस्तु नहीं मान रहा, वो इसके भविष्य को देख रहा है, जैसे एडवर्ड 3 महीनों से देख रहा है। रेलवे मशीनरी चलाने वाले का यांत्रिक परिवहन से खास रिश्ता होता है। वो भौतिक और न केवल सैद्धांतिक रूप से समझता है कि लोगों और सामानों को दूर तक ले जाने वाली मशीन का क्या अर्थ है। उसने अपना पूरा करियर ऐसी ही एक मशीन के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने में बिताया है और अभी अभी अपनी नौकरी खोई है। वाइस कहता है 8% और खाना मेरा मंजूर। वो कोट टांग कर कहता है पहले पिस्टन। क्या लेथ मशीन है हैरिगन के यहाँ? वाइस सोचता है। बूढ़ा आयरिश अच्छी दुकान, जानते हो मैं शहर की हर मशीन शॉप जानता हूँ। वाइस पिस्टन देख रहा है। आज रात लेथ चाहिए, इसका क्लियरेंस। वो उंगली से ढीलापन जांचता है। उसके भाव बताते हैं कि वो कड़े शब्द दबा रहा है। वो फिर कहता है आज रात। बहस 40 मिनट बाद शुरू होती है। वाइस जोड़ों की जांच कर सीधा होता है और बिना भूमिका के कहता है मैं इसे फ्रेम से दोबारा सही बनाना होगा। मौजूदा बनावट से 100 घंटों में ही हर सिस्टम में समस्या आएगी। एडवर्ड कहता है हमारे पास दोबारा बनाने के लिए 100 घंटे नहीं है। हमें अभी प्रदर्शन कर पूंजी जुटानी है। कमजोर मशीन का प्रदर्शन करना कुछ भी ना होने से ज्यादा साख खराब करेगा। काम करने वाली मशीन से हमें फंड मिलेगा और अगर ये फेल हुई तो ठीक कर दोबारा कोशिश करेंगे। वाइस घूरता है। ये तुम्हारा तरीका है। हाथ बसे छोटे चक्र में। इंजीनियर पहली बार में सही बनाते हैं। जिनके पास फंड और समय हो वे ऐसा करते हैं। मेरे पास शेड और 18 दिन है। वाइस मशीन और एडवर्ड को देखता है जैसे सिद्धांत बदल रहा हो। वो कहता है आज रात पिस्टन, अंत में रविवार को क्रैंकशाफ्ट। मैं कमियों की सूची बनाऊंगा, आप पूंजी ढूंढें और हम उन्हें ठीक करेंगे। पर शीर्ष 4 चीजें ठीक होने तक प्रदर्शन नहीं होगा। एडवर्ड मान गया। वो 2 पर भी मान जाता पर 4 स्वीकार्य है। वो ये कहता नहीं। हैरिगन के यहाँ वाइस लेथ पर बैठता है। एडवर्ड उसे देखना बंद कर देता है क्योंकि उसे काम करते देखना किसी पियानो वादक को देखने जैसा है। ये उस स्तर का काम है जहां अवलोकन शिक्षा के बजाय आत्म आलोचना अधिक देता है। वाइस 2 बार में पिस्टन को काटता है, प्रत्येक के बीच बोर फिट की जांच करता है, अपनी कोट की जेब से निकाले गए डायल इंडिकेटर का उपयोग करता है उस व्यक्ति के सहज अंदाज में जो सटीक उपकरणों को वैसे ही रखता है जैसे अन्य लोग जेब घड़ी रखते हैं। अंतिम क्लियरेंस एडवर्ड की कोशिश से आधा था। 2 दिन बाद जब वे इंजन चलाते हैं तो अंतर तुरंत और साफ महसूस होता है। इंजन की आवाज बदल गई है, अब ये कम खुरदरी और अधिक लयबद्ध है। फ्रेम में होने वाली थरथराहट अब काफी कम हो गई है और जब एडवर्ड मशीन को पूरे ब्लॉक की दूरी तक चलाकर वापस लाता है तो इसकी रफ्तार में वो भारीपन या हिचकिचाहट नहीं दिखती जिसकी उसे अब तक आदत थी। ये साफ और उद्देश्यपूर्ण है, करीब 30% बेहतर। टेस्ट के बाद वो शेड में चुपचाप बैठ जाता है। वो अपने औजारों से वहां पहुंच तो जाता पर फिलहाल उसके पास समय की बहुत कमी है। वाइस तापमान जांच कर नोट लिख रहा है। एडवर्ड कहता है अच्छा है। वाइस बिना देखे कहता है रविवार को क्रैंकशाफ्ट। 3 दिन बाद एडवर्ड डेट्रॉइट फ्री प्रेस के दफ्तर जाता है। उसने सावधानी से सोचा है कि वो क्या दे रहा है। ये कहानी नहीं है। संपादक को अनजान मशीन या आदमी की परवाह नहीं। एडवर्ड उसे ध्यान खींचने के बदले एक ठोस सौदा दे रहा है। संपादक मर्फी की उंगलियों पर स्याही है और आंखें बारीक अक्षर पढ़ने से थकी हैं। साफ दिख रहा है कि उसका काम फिलहाल बाधित है। पीछे के कमरे में लगी मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस 3 हफ्तों से शांत पड़ी है, जिसका पता एडवर्ड ने खिड़की पर लगे उस हाथ से लिखे नोटिस को देखकर लगाया जिसमें वितरण में देरी की बात कही गई थी, और सड़क पर उस डिलीवरी बॉय से बात करके जिसने बताया कि बड़ी मशीन खराब हो गई है और मिस्टर मर्फी इससे बहुत परेशान है। एडवर्ड कहता है मैं आपकी प्रेस आज मुफ्त में ठीक कर दूंगा। मर्फी पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए? आप बस मेरी मशीन का प्रदर्शन देखें। बिना घोड़े की गाड़ी। मर्फी संदेह और जिज्ञासा के बीच कहते हैं अगर प्रेस ठीक कर दी तो मैं तुम्हारा खिलौना देखने आऊंगा। प्रेस ठीक करने में 6 घंटे लगे। गियर का दांत टूटा था जिसे ग्रीस से दबाया गया था, जिससे खराबी टल गई पर मरम्मत गंदी हो गई। एडवर्ड ने इसे पहचान लिया।
एडवर्ड ने टूटे गियर को वर्कशॉप की छोटी लेथ मशीन पर खुद नया बनाकर बदल दिया। फ्री प्रेस के पास टाइप ब्लॉक की मशीन थी जिसे एडवर्ड ने ढूंढ लिया। मरम्मत सफल रही और प्रेस चलने लगी। अगली दोपहर मर्फी शेड आए। उनके हाथ जेब में थे और टोपी हवा से झुकी थी। वाइस वहां नहीं था। उसने बहाना बनाया था जिसका मतलब था कि वो इस समय से पहले के प्रदर्शन को नहीं देखना चाहता और कहीं और रहना चाहता है। एडवर्ड मशीन एक ब्लॉक चलाकर वापस मुड़ता है। वापसी में अचानक उसकी चेन निकल जाती है। टेंशनर की समस्या हल नहीं हुई थी। वो रुककर चेन लगाता है, हाथ पोंछता है और मर्फी तक गाड़ी चलाता है। मर्फी शांत रहते हैं। ये कितनी तेज है? 12 मील। तुमने इसे ठीक किया? अभी सड़क पर। मर्फी मशीन और एडवर्ड को देख बिना बोले चले गए। 2 दिन बाद चौथे पन्ने के नीचे छोटी खबर छपी। डेट्रॉइट मैकेनिक का दावा, बिना घोड़े की गाड़ी तैयार। एडवर्ड डैनफोर्थ ने ईंधन से चलने वाले वाहन का निर्माण पूरा किया। संवाददाता ने इसका संक्षिप्त अवलोकन किया। कोई फोटो नहीं, बस 4 वाक्य। एडवर्ड दोपहर के खाने पर इसे पढ़ता है और शब्द गिनता है, कुल 81। 3 साल की मेहनत उन 81 शब्दों में सिमट गई जो बूट पॉलिश के विज्ञापन के पास थे। वो अखबार जैकेट में रख लेता है। शाम को वो हिसाब करता है। बचत के $16। पेटेंट के लिए 35 चाहिए, यानी 19 कम। किराया भी 2 हफ्ते में देना है। वाइस ने 3 चीजें ठीक कर दी हैं और चौथी पर नजर है। एडवर्ड हिसाब देख ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मिसेज कैलाहन एक लिफाफा लाईं। भेजने वाला वकील का दफ्तर था। एडवर्ड ने उसे खोला। पत्र संक्षिप्त और रूखा था। डैनफोर्थ स्टेबल्स एलएलसी ने ब्रश और लाफाइट सड़कों के कोने पर स्थित व्यावसायिक संपत्ति का अधिग्रहण पूरा कर लिया है, जो शेड से 3 ब्लॉक दूर है, और महीने के भीतर एक नए 15 स्टॉल वाले स्टेशन का निर्माण शुरू हो जाएगा। क्लेमेंट एंड हो की फर्म उपरोक्त सभी मामलों में श्रीमती वर्जीनिया डैनफोर्थ और श्री चार्ल्स डब्ल्यू डैनफोर्थ के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। एडवर्ड पत्र को मेज पर रखता है, उसे एक बार फिर पढ़ता है। 15 स्टॉल सिर्फ 3 ब्लॉक दूर। उन्होंने वही कोना खरीदा है। बाहर बड़े प्लॉट थे, पर उन्होंने इसे इसलिए लिया ताकि उसे पता चले कि वे उसके करीब हैं। वर्जीनिया ने खबर पढ़कर वकील के जरिए जवाब दिया। एडवर्ड सोचकर नोटबुक में लिखता है, पेटेंट $35। नीचे लिखा स्रोत, उसे $19 चाहिए। वो आसपास की उन चीजों की सूची बनाता है जिन्हें वो पैसे के लिए ठीक कर सके। एडवर्ड ये पहले से जानता था। पुराने जर्मन गाड़ी बनाने वाले को शाम को बातें करना और जानकारी देना पसंद था। वो हार्डवेयर काउंटर पर लकड़ी के टाल में और जाहिर तौर पर लॉरेंट और थर्ड के कोने पर बियर परोसने वाले किसी भी संस्थान में बातें करता है, क्योंकि फ्री प्रेस में वे 4 पंक्तियां छपने के 3 हफ्ते बाद शेड पर एक ऐसी गाड़ी आती है जो उस पड़ोस की नहीं है। यह एक शानदार काली गाड़ी थी जिसकी कीमत यहां के लोगों की साल भर की कमाई से भी ज्यादा थी। ये शेड के बाहर रुकी और एक आदमी पूरे आत्मविश्वास के साथ बाहर निकला। एंटोनियो फेरारी 55 के हैंगठीले और इतालवी फैशन के अच्छे कपड़ों में। उनका कोट कंधों पर बिल्कुल सही बैठता है। कनपटियों पर बाल चांदी जैसे हैं और मूछें बेहद सटीक। वो शेड के दरवाजे पर रुककर काफी देर तक खामोशी से मशीन को देखता है। उनका दुबला सहायक बही खाता लिए पीछे खड़ा है। फेरारी इतालवी में कुछ कहते हैं। सहायक सिर हिलाकर बही में लिखता है। फेरारी फिर मशीन की ओर मुड़ते हैं। कीमत क्या है? वे बोले। उनकी अंग्रेजी में इतालवी लहजा साफ था। एडवर्ड ने कहा, यह बिकाऊ नहीं है। फेरारी मुस्कुराया। तो मुझे पार्टनर बनाने की क्या कीमत है? एडवर्ड ने पूछा। तुम्हें किसने बताया? फ्रेडरिक ग्रांट ने। उसने कहा, तुमने कुछ दिलचस्प बनाया है। फ्रेडरिक सोच समझकर बोलता है। फेरारी झुककर इंजन को देखता है पर छूता नहीं। वो सिलेंडर और वॉल्व को गौर से देखता है। क्या ये सब तुम्हारा डिजाइन है? जी सब। कितना समय लगा? इंजन में 3 साल जोड़ने में 4 महीने। फेरारी खड़ा हुआ। मेरी फैक्ट्री में 200 लोग देश की बेहतरीन गाड़ियां बनाते हैं। मेरे ग्राहक इसे तुरंत खरीद लेंगे। वो रुका। मेरे पास बस इंजन नहीं है। तुम्हारे पास बाकी सब कुछ नहीं है, एडवर्ड बोला। मैं साझेदारी का प्रस्ताव देता हूं। मैं तुम्हें तुरंत $800 दूंगा।
मैं अपनी फैक्ट्री में वर्कशॉप की जगह और सही उपकरणों तक पहुंच भी प्रदान करूंगा। बदले में तुम मेरे लिए इंजन बनाओगे, मैं बॉडी और फ्रेम बनाऊंगा। हम मिलकर पूरी मशीन का उत्पादन करेंगे। ऑस्कर पीछे खड़ा है। एडवर्ड उसे देख नहीं रहा पर उसकी खामोशी महसूस कर सकता है। ये ऐसी चुप्पी है जिसमें एक राय दबी हुई है। मैं सोचूंगा, एडवर्ड ने कहा। फेरारी ने मेज पर कार्ड रखा। मैं कल सुबह मिल सकता हूं। वो सिर हिलाकर अपनी गाड़ी से तुरंत चला गया। एडवर्ड ने कार्ड देखा। ऑस्कर बोला, वो तुम्हें बांटना चाहता है। तुम दिमाग बनावा शरीर, लोग शरीर देखते हैं और उस पर उसी का नाम होगा। दिमाग छिपा रहता है, कोई नहीं जानता किसका है। पता है, $800, ऑस्कर ने भारी मन से कहा। मुझे वो भी पता है। तो तुम मान जाओगे? एडवर्ड ने कार्ड देखा। फिलहाल के लिए, उसने कहा। ऑस्कर ने असहमति में वैसी ही आवाज निकाली जैसी जर्मन मैकेनिक निकालते हैं। अगली सुबह की बैठक 40 मिनट चली। तय हुआ, एडवर्ड इंजन बनाएगा और फेरारी बाकी पूरी गाड़ी का निर्माण करेगा। इंजन फेरारी की फैक्ट्री में लगाए जाएंगे। फेरारी तैयार वाहनों को फेरारी नाम के तहत बेचेगा। एडवर्ड को प्रति इंजन $15 का भुगतान मिलेगा और साथ ही $30 का मासिक वर्कशॉप शुल्क भी दिया जाएगा। $800 पहले 25 इंजनों के लिए अग्रिम है। एडवर्ड ने अनुबंध पढ़ा। $15 प्रति इंजन। फेरारी गाड़ी कम से कम 400 में बेचेगा। उसने ये बात रईसों वाले लहजे में कही। हर मशीन पर मुनाफा $350 से ऊपर था। एडवर्ड का हिस्सा 4% से भी कम। फेरारी ने ऐसी शर्त रखी जिसमें एडवर्ड का मुख्य योगदान सिर्फ एक पुर्जा बनकर रह गया, साझेदारी नहीं। उसने दस्तखत कर दिए। उसे बहस से ज्यादा पैसों की जरूरत थी। फेरारी ने एक संतुष्ट खरीदार की तरह गर्मजोशी से हाथ मिलाया। फेरारी जो वर्कशॉप देता है वो ईस्ट जेफरसन एवेन्यू पर उसकी फैक्ट्री के उत्तर पश्चिमी कोने में है, लगभग 800 वर्ग फुट की जगह, जिसमें 3 अच्छी खराद मशीनें, एक मिलिंग मशीन, एक ड्रिल प्रेस और ढलाई के काम के लिए फैक्ट्री की फाउंड्री तक पहुंच है। ये एडवर्ड के अब तक के जीवन के सबसे बेहतरीन उपकरण थे। वो पहली सुबह मशीनों को देखता रहा और हिसाब लगाया कि वो अब क्या क्या कर सकता है। ऑस्कर दरवाजे से उसे देख रहा था। इससे मोहम्मद करना है तुम्हारा नहीं है, ऑस्कर बोला। पता है, एडवर्ड ने खराद मशीन को छूते हुए कहा, पर मैं इसे इस्तेमाल तो कर सकता हूं। फेरारी की शर्त थी, इंजन की शक्ति दोगुनी हो पर आकार 1.5 गुना से ज्यादा न बढ़े। उसके ग्राहकों को रफ्तार चाहिए थी। मौजूदा मशीन ठीक चलती है पर वो चाहते हैं कि ये सबको हैरान कर दे। एडवर्ड धातु के किसी टुकड़े को छूने से पहले 4 दिन ड्राइंग बनाने में बिताते हैं। 2 सिलेंडरों की केवल 2 सिंगल सिलेंडरों को एक साथ जोड़ना जो कि एक आसान समाधान है, पर गलत है क्योंकि स्वतंत्र रूप से चलने वाले 2 पिस्टन का कंपन 1 महीने के भीतर किसी भी फ्रेम को हिलाकर तोड़ देगा। सिलेंडरों को क्रम में फायर करना होगा ताकि क्रैंकशाफ्ट पिस्टन की ताकतों को संतुलित रख सके। ये मैकेनिकल ज्योमेट्री है। डिजाइन में गलती का मतलब है सड़क पर चलते हुए किसी की जान जोखिम में डालना। वे 4 दिनों तक ड्राइंग और गणना करते हैं। ऑस्कर दूसरे दिन उनके कंधे के ऊपर से देखता है, कुछ नहीं कहता, और तीसरे दिन सवालों के रूप में सुझाव देना शुरू कर देता है। यहां बेयरिंग लोड का क्या होता है जब दोनों पिस्टन एक साथ टॉप डेड सेंटर पर होते हैं? ये ऑस्कर का समस्या बताने का तरीका है। वो एक ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब उसे पता है और एडवर्ड द्वारा खुद वही जवाब ढूंढने का इंतजार करता है। एडवर्ड ने सुधार किया, ऑस्कर ने सवाल पूछे। चौथे दिन ऑस्कर चुप हो गया, मतलब डिजाइन सही था। मशीनिंग में 3 हफ्ते लगे। सिलेंडर ब्लॉक फेरारी की फाउंड्री में बना। क्रैंकशाफ्ट एडवर्ड का बनाया अब तक का सबसे जटिल हिस्सा था। 4 थ्रॉस्टी ग्राइंडिंग और 3 दिन का काम। ऑस्कर ने क्रैंकशाफ्ट बनाया और एडवर्ड ने उसे करने दिया। जब उन्होंने 2 सिलेंडर इंजन टेस्ट किया तो फर्क सिर्फ ताकत का नहीं था। इसकी आवाज गहरी और सुसंगत थी जो सिंगल सिलेंडर में कभी नहीं थी। टेस्ट स्टैंड पर कंपन कम है, ज्यादा नहीं, क्योंकि विपरीत पिस्टन एक दूसरे के आवेग को उसी तरह खत्म कर देते हैं जैसा एडवर्ड ने गणना की थी। ऑस्कर उनके पास खड़े होकर इसे चलते हुए सुनता है। 30 सेकंड बाद वो बोला, दूसरे सिलेंडर की टाइमिंग 3 डिग्री पीछे है। उसने कान से मापा। एडवर्ड ने जांचा। ऑस्कर सही है, वो सुधारता है। इंजन की आवाज और बेहतर हुई। बेहतर, ऑस्कर ने कहा। यह उसकी ओर से बड़ी तारीफ थी। फेरारी इंजन को अपने बेहतरीन वाहन में लगाता है जो गहरे हरे रंग की हल्की 4 सीटों वाली बॉडी है जिसमें चमड़े का इंटीरियर और स्पोक व्हील हैं। वो इसे अपनी फैक्ट्री के बाहर ब्लॉक के चारों ओर खुद चलाता है जबकि एडवर्ड और ऑस्कर फुटपाथ पर खड़े होकर देखते हैं। फेरारी कोई मैकेनिकल आदमी नहीं है, वो एक व्यावसायिक आदमी है।
पर एक व्यापारी भी 40 और 20 मिनट का अंतर समझ सकता है, जो कि नई मशीन द्वारा पुरानी की तुलना में तय की गई तेज गति है। फेरारी गाड़ी रोकता है, बाहर आता है और एडवर्ड को बदल चुके भाव से देखता है। 3 महीने पहले उसके भाव का मतलब था, मैं एक पुर्जा खरीद रहा हूं। ये भाव कुछ और कहता है, मुझे 100 चाहिए, फेरारी कहता है। एडवर्ड सिर हिलाता है। हमें उत्पादन की शर्तों पर बात करनी होगी। हम कल करेंगे। आज रात मैं इसे 3 लोगों को दिखाऊंगा जो इसी हफ्ते एक एक खरीद लेंगे। फेरारी वापस गाड़ी में बैठकर कारखाने चला गया। एडवर्ड हिसाब लगाने लगा। 100 इंजन $15 के भाव से उसके लिए $1 500 हैं। फेरारी के लिए 100 गाड़ियां $400 के हिसाब से $40,000 हैं, साथ ही नए परफॉर्मेंस का प्रीमियम शायद 50,000 या उससे ज्यादा। उसे हर डॉलर पर 3 सेंट मिल रहे हैं। अब तुम देख रहे हो, ऑस्कर ने कहा। वो पूछ नहीं रहा था। मैंने साइन करने से पहले ही देख लिया था। तो फिर क्यों? क्योंकि $800 से मुझे 3 महीने के लिए उस फाउंड्री और मशीनों तक पहुंच मिली। एडवर्ड फैक्ट्री, उपकरणों और उन 200 कुशल श्रमिकों को देखता है। मैं सीख और बना रहा हूं। ऑस्कर पूछता है, क्या उसके इंजन? एडवर्ड कहता है, उसके इंजन और शाम को कुछ और। उसने दूसरी जगह किराए पर ली है। ये फेरारी वर्कशॉप से बहुत छोटा है। शैम्पलेन स्ट्रीट पर एक लोहार की दुकान के पीछे एक अकेला कमरा एक तरफ की गली से पहुंचा जा सकता है, जिसमें एक खिड़की है और एक वर्क बेंच और छोटे खराद के लिए पर्याप्त जगह है, जिसे उसने $40 में पुराना खरीदा था। ऑस्कर हफ्तों से जानता था। उसने सुबह एडवर्ड के हाथों पर ग्रीस देखा था। वो फेरारी की फैक्ट्री से अलग था और ऑस्कर इन बारीकियों को तुरंत भांप लेता है। शैम्पेन स्ट्रीट वाले कमरे में एक वर्कबेंच चित्रों से ढका हुआ है। वे 2 सिलेंडर इंजन के चित्र नहीं हैं जो फेरारी ने मांगे थे, बल्कि एक 3 सिलेंडर इंजन के चित्र हैं जिन्हें अभी तक किसी ने नहीं मांगा है, जो 2 सिलेंडर से हल्का और अधिक शक्तिशाली है। फेरारी की गाड़ियों को बैटरी चाहिए, एडवर्ड के अगले इंजन को नहीं। कब से काम कर रहे हो? ऑस्कर ने पूछा। दूसरे हफ्ते से। कितना हुआ? ड्राइंग पूरी है। अगले हफ्ते सिलेंडर ब्लॉक बनाऊंगा। एडवर्ड फैक्ट्री का बंद होता दरवाजा देखता है। उसे 6 महीने में 100 इंजन चाहिए होंगे। मैं उन्हें दे दूंगा और उसी दौरान अगली पीढ़ी का काम भी पूरा कर लूंगा। काम पूरा होने पर मेरे पास सबसे बेहतर इंजन, अपनी वर्कशॉप और पर्याप्त पैसा होगा। ऑस्कर शांत रहा। और फेरारी? फेरारी के पास $50,000 और मेरे पहली पीढ़ी के इंजन वाले वाहनों से भरी एक फैक्ट्री होगी। 2 साल में वे इंजन पुराने हो जाएंगे। एडवर्ड बेंच से अपना जैकेट उठाता है। मैंने उससे कुछ नहीं चुराया। मैंने उसे वही दिया जो तय था। शाम 9 बजे मैं क्या करता हूं, वह मेरा काम है। ऑस्कर उसे गौर से देखता है, जैसे सोच रहा हो कि अपनी बात कहे या नहीं। वो रुक गया और अपना कोट उठाया। चैम्पलेन स्ट्रीट, वो बोला। शायद तुम्हें मदद चाहिए। एडवर्ड ने पूछा। तुम्हें पता था? 3 हफ्तों से। और तुमने इंतजार किया? मैं देखना चाहता था कि तुम कब बताओगे। ऑस्कर कोट पहनते हुए बोला। इग्निशन सिस्टम पर मेरी कुछ राय है, रास्ते में बताऊंगा। वे शाम को साथ निकले। पीछे कारखाने में 2 सिलेंडर वाला वो वाहन खड़ा था, जिसकी कीमत उनकी सोच से परे थी, पर तकनीक के मामले में वो पुराना हो चुका था। 3 महीनों में एडवर्ड ने 40 इंजन बनाए। यानी डेट्रॉइट की सड़कों पर 40 गाड़ियां दौड़ रही थीं, जिनके डैशबोर्ड पर पीतल से फेरारी का नाम लिखा था। अखबारों में इन गाड़ियों की चर्चा थी। छोटे विज्ञापनों में नहीं, बल्कि बड़े लेखों में इनकी गति और बिना घोड़े वाली सवारी की खूब तारीफ हो रही थी। हर लेख में फेरारी के कारखाने और दृष्टिकोण का गुणगान था। एडवर्ड का नाम कहीं नहीं था। वो जानता था कि समझौता यही था। वो हर लेख ध्यान से पढ़ता, फिर उसे किनारे रखकर वापस काम में जुट जाता। वो शाम को तीसरी पीढ़ी का इंजन बना रहा है। 3 हफ्ते पहले ऑस्कर ने क्रैंकशाफ्ट पूरा किया, जिसका डिजाइन फेरारी की किसी भी चीज से बेहतर है। गलत नाम वाले वे लेख उसके लिए ईंधन की तरह हैं। वो उनका सही इस्तेमाल करता है। फेरारी वर्कशॉप की मेज पर 41वां इंजन आधा ही बना था, जब फोरमैन ने चलते चलते बताया कि पिछले हफ्ते फर्श पर काम करने वाले 2 कर्मचारियों, बार्टोलो और गैनारो को निकाल दिया गया था। दोनों इतालवी थे और बॉडी असेंबली लाइन में तैनात थे। कारण बताकर निकाला गया, फोरमैन ने बिना विस्तार दिए कहा। लगा जैसे उसे पता ना हो या मना किया गया हो। एडवर्ड ने इसे नोट किया और काम जारी रखा। एडवर्ड को नहीं पता था कि उन 2 लोगों को निकालने से पहले क्या हुआ। 13 साल का चार्ल्स डैनफोर्थ 10 की उम्र से ही अपनी मां के व्यापारिक फैसलों में साथ है। वर्जीनिया ने उसे स्कूली शिक्षा के बजाय व्यापारिक समझ दी है।
उसने सिखाया कि बिजनेस कैसे चलता है, उसे खतरे क्या हैं और उनसे कैसे निपटते हैं। उसने उसी स्पष्टता के साथ समझाया है जो वो सभी व्यावहारिक मामलों में अपनाती है कि एडवर्ड एक समस्या है, अभी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उस तरह की छोटी समस्या जो अनसुलझी रहने पर बड़ी बन जाती है। बाटोलो और गेनारो को एक शाम के काम के लिए $5 दिए गए थे। काम यह था कि वे अपने लंच ब्रेक के दौरान फेरारी वर्कशॉप के पास से धीरे धीरे गुजरें और बेंच पर रखे इंजन को देखें और बाद मैंग्रेटेड एवेन्यू पर एक सैलून के ऊपर बने कमरे में जो देखा था उसका चित्र बनाएं। वो व्यक्ति जिसने चित्र प्राप्त किए वो स्वयं चार्ल्स नहीं था। चार्ल्स सीधे संपर्क से बचता है, पर क्लेमेंट और हॉवे फर्म का एक क्लर्क वहां था जिसने ब्रश स्ट्रीट वाले नए अस्तबल का पत्र भेजा था। वे चित्र डैनफोर्थ के अस्तबल प्रबंधक एज वेब नाम के एक व्यावहारिक व्यक्ति के पास पहुंचे जो 22 वर्षों से घोड़ों का संचालन कर रहा है और मशीनरी को केवल सामान्य शब्दों में ही समझता है। वेब एक मैकेनिक लाया। मैकेनिक ने नक्शे देखे और कहा कि वो इसे बना सकता है। उसने 4 हफ्तों में पूर्वी अस्तबल के शेड में इसे तैयार किया। परिणाम स्वरूप वो थोड़ी देर के लिए चलता है, आंशिक रूप से इस अर्थ में कि सिलेंडर जलता है और पिस्टन हिलता है, और पूरी असेंबली के रुकने और जाम होने से पहले क्रैंकशाफ्ट लगभग 1/4 चक्कर घूमता है। मैकेनिक ने उसे खोलकर नक्शे फिर देखे। वो वेब के पास गया और वेब चार्ल्स के पास। डिजाइन अधूरा था, नक्शों में इग्निशन सिस्टम नहीं था। इसके बिना इंजन नहीं चलेगा। चार्ल्स अपने पिता के स्टडी रूम में बैठा है जो अगले 5 साल तक उसका है जब तक वो 18 का होकर वारिस नहीं बन जाता। वो बाहर आंगन में खड़ी पड़ोसियों की नई फेरारी गाड़ियां देखता है। तो फिर पूरा डिजाइन हासिल करो, चार्ल्स ने कहा। वेब, पूरा डिजाइन सिर्फ वही आदमी दे सकता है जिसने इसे बनाया है। चार्ल्स गाड़ियों को देखते हुए बोला, तो उस आदमी को हटा दो। उसने ये बात वर्जीनिया के उसी सपाट और व्यावहारिक लहजे में कही जिसका वो अभ्यास कर रहा था। एडवर्ड लॉन्ड्री के ऊपर सो रहा था जब उसे गंध आई। ये किसी हादसे या तेल से लगी आग की तीखी गंध नहीं थी। ये जानबूझकर लगाई गई उस आग की गंध थी जिसे फैलने का पूरा मौका दिया गया हो। जो सूखी लकड़ियों के चरण को पार कर ढांचे तक पहुंच चुकी है, ये उस तरह की गंध है जिसका मतलब है कि समय बहुत कम है और जलने वाली चीज अब बचाने लायक नहीं बची है। वो तुरंत उठकर नीचे भागा। 50 फीट दूर से ही शेड नारंगी दिख रहा था। दरवाजे जल चुके थे और छत गिरने वाली थी। गर्मी ने उसे रोक दिया। वो खड़े होकर सामान का हिसाब लगाने लगा। मशीन फेरारी वर्कशॉप में सुरक्षित थी और नए पुर्जे चैम्पलिन स्ट्रीट पर। तीसरी पीढ़ी के पुर्जे सुरक्षित हैं, तो शेड में क्या है? वहां पुराने पुर्जे, फालतू सिलेंडर औजार और वे मूल नक्शे थे, वो पहली नोटबुक जिसमें उसने पहली बार इंजन डिजाइन किया था। पन्ने के दाहिनी ओर उसकी अपनी लिखावट भरी हुई है और कुछ पन्नों के बाएं हाशिए पर शीर्षक और अनुभाग के नाम एक साफ और सुंदर लिखावट में लिखे हैं जो उसकी नहीं है। वे शीर्षक उसकी मां ने लिखे थे। उसने अपनी मां से तब लिखवाया था जब वो 14 का था और इंजन सिर्फ एक विचार था। मां की तबीयत तब थोड़ी ठीक थी। उन्होंने बिना कुछ पूछे उसके रेखा चित्रों के शीर्षक अपनी साफ और सटीक लिखावट में फिर से लिख दिए थे, जैसे वे घर का हिसाब लिखती थीं। उन्होंने मतलब नहीं पूछा था। वो नोटबुक शेड में है और शेड जल रहा है। इसका सिर्फ एक ही नतीजा था। वो दीवार की तरफ गया जहां ईंटें छूने लायक थीं। उसे वो छोटी खिड़की मिली जो उस कोने में खुलती थी जहां नोटबुक रखी थी। कांच चटक चुका था। उसने हाथ पर कोट लपेटकर उसे तोड़ा, पर धुएं के कारण पीछे हट गया। शेल्फ खाली थी। नोटबुक या तो गिर गई थी या जल गई थी। वो पीछे हटा। ऑस्कर 4 मिनट बाद आया। वह सोया नहीं था। वो एडवर्ड के पास चुपचाप खड़ा रहा। एडवर्ड ने शेड से सिर्फ एक चीज ली। वो उसे 2 हफ्ते पहले फ्रेम साफ करने के लिए ऊपर अपने कमरे में ले गया था, अपनी मां की। वो चांदी की तस्वीर जो गर्मियों के दौरान कमरे की गर्मी से थोड़ी मुड़ गई थी, जिसे उसने अपनी खिड़की पर छोड़ दिया था और इसलिए वो उस शेड में नहीं थी। वह आग को देखता रहा। ऑस्कर बोला, नक्शे तुम्हारे दिमाग में हैं, कागज पर नहीं। पता है, सब कुछ वर्कशॉप में सुरक्षित है, मुझे पता है। छत गिरने तक वे वहीं रहे। सुबह अखबार में एक विज्ञापन था, काले बॉर्डर वाला, जिसके ऊपर डैनफोर्थ का निशान बना था। डैनफोर्थ स्टेबल्स मिशिगन की विरासत हमें बताते हुए खुशी है कि हम डाक और माल ढुलाई के लिए यांत्रिक गाड़ियां विकसित कर रहे हैं। डैनफोर्थ, परंपरा, गुणवत्ता और प्रगति। स्था 1840। एडवर्ड इसे हैरिगन के यहां नाश्ते पर पढ़ता है। उसने बाहर निकलते समय मिसेज कैलाहन का अखबार पढ़ा था। उन्होंने विचार चुरा लिया। वे इसे बना नहीं सके।
अब वह मैकेनिकल कैरेज और प्रगति जैसे नाम उधार लेकर उन्हें 120 साल पुराने अस्तबल प्रबंधन से जोड़ रहे हैं, जैसे दोनों एक ही हों। मानो वर्जीनिया डैनफोर्थ ने बिना घोड़े की गाड़ी देखकर सोचा हो, यही हमारा अगला कदम है। वो अखबार रखकर कॉफी खत्म करता है और फेरारी की फैक्ट्री चल देता है। अभी सुबह के 8 नहीं बजे हैं। फेरारी अपनी मेज पर है। वो जल्दी आता है जो एडवर्ड को पसंद है। एडवर्ड के आने पर वो ऊपर देखता है। फेरारी कहता है, सुना आग लग गई थी। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। मशीन और वर्कशॉप सुरक्षित हैं। एडवर्ड सामने बैठ जाता है। एंटोनियो, मुझे अगले इंजनों के बदले $400 का अग्रिम भुगतान चाहिए। फेरारी उसे गौर से देखता है। वो लोगों को एडवर्ड के तंत्र की तरह गहराई से पढ़ता है। वो एडवर्ड के चेहरे और हाव भाव में कुछ देख रहा है। एडवर्ड ये जानता है पर दोनों में से कोई इस पर बात नहीं करता। ये बड़ी रकम है, फेरारी कहता है। $15 के 27 इंजनों के हिसाब से ये कुल मूल्य से कम ही है। डिलीवरी समय पर होगी। मुझे नए उपकरण और 2 मैकेनिक चाहिए। 2 मैकेनिक, फेरारी बोला। नाम क्या है? अभी तय नहीं किए। फेरारी कलम पकड़कर रुक गया। एडवर्ड, क्या तुम कुछ ऐसा बना रहे हो जो मुझे जानना चाहिए? मैं आपके लिए समय पर इंजन बना रहा हूं, एडवर्ड कहता है। वो पल भर रुककर पूछता है, क्या अनुबंध मुझे बाहर का काम करने से रोकता है? फेरारी कलम रख देता है। वो काफी देर तक एडवर्ड की ओर देखता है। न शत्रुतापूर्ण, न गर्मजोशी भरा, बल्कि गणनात्मक। वो 55 साल का है और 30 सालों से व्यापार में है और उसने पहले भी अन्य रूपों में ये बातचीत की है। वो समझ गया कि सवाल टालने का क्या मतलब है। उसने दराज से बैंक ड्राफ्ट निकाला और $400 लिखकर मेज पर खिसका दिए। समय पर, उसने कहा, समय पर। एडवर्ड सहमत होकर ड्राफ्ट लेता है और कोट के बटन लगाता है। दरवाजे पर वो कहता है, एक बात और, वे 2 कर्मचारी बार्टोलो और गेनारो जिन्हें आपने निकाला था। फेरारी शांत रहा। बिल्कुल। एडवर्ड सिर हिलाकर विदा लेता है। जेब में $400 और अगले 6 महीनों की सटीक योजना लिए वो सड़क पर निकल आता है। आग में पुराने नक्शे जल गए और विज्ञापन ने परिवार का नाम उस काम से जोड़ दिया जिसे वर्जीनिया कर ही नहीं सकती। चार्ल्स ने अधूरे इंजन के नक्शे के लिए $5 दिए और बेकार होने पर उसे जलवा दिया। शौकिया तरीके पर वो इनसे काम चला सकता है। उसके पास $400 शैम्पलेन स्ट्रीट वर्कशॉप और ऑस्कर हैं। उसके पास तीसरी पीढ़ी का नया इंजन है जिसे फेरारी ने नहीं देखा। वो समझ चुका है कि फेरारी के साथ ये रिश्ता जल्द खत्म होगा और अब उसे बस इसका सही इस्तेमाल करना है। वो शैम्पलेन स्ट्रीट पहुंचता है। ऑस्कर वहां सिलेंडर ब्लॉक की जांच कर रहा है। एडवर्ड कहता है, अग्रिम पैसे मिल गए। ऑस्कर बिना देखे पूछता है, कितने? 400? और फेरारी? उसे आभास है कि कुछ हो रहा है। एडवर्ड कोट टांग कर नोटबुक उठाता है और कहता है, उसे पता चलने में अभी वक्त है। वो नोटबुक में जरूरी उपकरणों की सूची खोलता है और पहली 5 चीजों को काट देता है। उनका इंतजाम हो गया है। अब वो बाकी बची चीजों को देखता है। 2 खराद ग्राइंडिंग व्हील, डलाई और पैटर्न के अनुभवी मैकेनिक और माल ढोने की सुविधा वाली एक बड़ी जगह। वो उन लोगों के नाम लिखने लगता है जिनसे वो हैरिगन या डिपो में मिला था। उसने ऐसे कुशल लोग देखे हैं जो फिलहाल दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। शैम्पलेन स्ट्रीट वाला कमरा अब छोटा पड़ने लगा है, वो ये जानता है। शुरुआत के लिए ये ठीक था पर अब वो दौर खत्म हो रहा है। अब जो करना है उसका पैमाना पहले से कहीं बड़ा है। वो अपनी माँ की तस्वीर देखता है जो वर्कबेंच के कोने पर रखी है। मुझे पता है। वो बुदबुदाता है और कलम उठाकर काम में जुट जाता है। मंगलवार को ऑस्कर पिता की घड़ी बेचकर $60 लाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एडवर्ड ने भी कुछ नहीं पूछा। वो फेरारी से मिले $400 और पिछले 3 महीनों में इंजन के भुगतान से जमा किए गए $240 में ये $60 और जोड़ देता है और वो एक नए पन्ने के सबसे ऊपर कुल राशि लिखता है, $700। नीचे वो लिखता है कि $700 में क्या आएगा। वर्कशॉप का किराया, सेंट एंटोनी स्ट्रीट पर 60 वर्ग मीटर जगह, $18 प्रति माह, 6 महीने का अग्रिम भुगतान, $108। टोलेडो की एक मशीन शॉप से 2 पुरानी खराद मशीनें जो वसंत में बंद हो गई थी, जिन्हें एक ब्रोकर के माध्यम से कुल $220 में खरीदा गया है। मालगाड़ी से सामान आया। 3 मैकेनिक $12 पर माह पर रखे गए, कुल $36। नए इंजन की सामग्री $90, कुल खर्च $544, शेष $156। वो कुछ पल उन आंकड़ों को देखता है। मुनाफा कम पर ठीक है। सेंट एंटोनी वर्कशॉप ईंटों की इमारत के भूतल पर है जहां पीपा कारखाना और ढलाई खाना भी है। ढलाई खाने की वजह से ही उसने ये जगह चुनी ताकि बिना खरीदे ढलाई की सुविधा मिल सके।
वर्कशॉप 60 वर्ग मीटर का कंक्रीट फर्श है, उत्तर में 2 खिड़कियां और गली की तरफ बड़ा माल ढोने वाला दरवाजा है। जब एडवर्ड और ऑस्कर सामान लेकर पहुंचे तो वहां सिर्फ एक टूटी कुर्सी थी। ऑस्कर ने कुछ भी उतारने से पहले उसे ठीक किया क्योंकि वो टूटी चीजें नहीं छोड़ सकता। तीनों मैकेनिक युवा हैं। 22 वर्षीय मार्क्स ने क्लीवलैंड रेलवे वर्कशॉप छोड़ी क्योंकि वो अकुशल फोरमैन की गलतियां सुधारते हुए थक गया था। 20 साल का जोसेफ खुद सीखा हुआ है। वो पंप मरम्मत की दुकान से आया है और अपनी बनाई रेतियां साथ लाया है जो उसकी काबिलियत बताती हैं। 24 साल का थॉमस सबसे बड़ा है। उसके हाथ उम्र से ज्यादा कुशल हैं, यानी उसने कहीं अनोखी जगह से काम सीखा है। पता चलता है कि वो सिंसिनाटी में अपने चाचा की मशीन शॉप में पला बढ़ा है, जहां वैज्ञानिक उपकरण बनते थे और वैज्ञानिक उपकरणों के सटीक मानक किसी भी गाड़ी के निर्माण की तुलना में कहीं अधिक सख्त और बारीक होते हैं। एडवर्ड उन्हें एक बार काम समझाता है, फिर ड्राइंग दिखाता है। उसने कारीगरों में वो पल देखा है जब ड्राइंग कागज से हटकर दिमाग में हकीकत बन जाती है। वे पुर्जों को घूमते देख सकते हैं और उसे बनाने का एहसास कर सकते हैं। वो तीनों में इस पल को परखता है। मार्क्स 30 सेकंड में समझ गया। जोसेफ को 2 मिनट लगे और उसने 4 सवाल किए। थॉमस देर तक ड्राइंग देख एक माप पर उंगली रख बोला, ये बेयरिंग सतह ग्राइंड करनी है, सिर्फ टर्न नहीं। वह सही था। एडवर्ड ने इसे निर्देशों में नहीं लिखा था। हम बिल्कुल वही, वो बोला। सेंट एंटोनी में बन रहा इंजन दूसरी पीढ़ी का नहीं है। ये तीसरा मॉडल है जिसे वो शैम्पलेन स्ट्रीट पर फेरारी कॉन्ट्रैक्ट के दौरान बना रहा था। 3 सिलेंडर इसे बेहतरीन फायरिंग बैलेंस देते हैं। फोर्स्ड वाटर कूलिंग ओवरहीटिंग की समस्या सुलझाती है जो पुराने इंजनों की क्षमता को सीमित करती थी। मैग्नेटो इग्निशन बिना बैटरी के क्रैंकशाफ्ट से चिंगारी बनाता है। इस हिस्से को बनाने में एडवर्ड की सबसे ज्यादा शामें लगी हैं। सिद्धांत पुराना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे और भौतिकी की पुरानी किताबें। तेज चलने वाले इंजन में इसका इस्तेमाल नया है क्योंकि इसमें समय की सटीकता बहुत जरूरी होती है। चिंगारी सही समय पर पहुंचनी चाहिए। जल्दी हुई तो पिस्टन लड़ेगा, देर हुई तो दहन बेकार। बैटरी में तार हिलाकर इसे सेट कर सकते हैं। मैग्नेटो में टाइमिंग बनावट से तय होती है जिसे सुधारने के लिए पूरी असेंबली फिर बनानी पड़ती है। एडवर्ड ने इसे 4 बार बनाया। 5वां वर्जन पूरी गति पर सही चला। 6 घंटे के परीक्षण के बाद वो संतुष्ट हुआ। गुरुवार को उसने प्रोडक्शन लाइन तैयार की। बेंच 14 फीट लंबी है। उसने इसे 7 स्टेशनों में बांटा जहां काम बाईं से दाईं ओर बढ़ता है और हर स्टेशन का अपना काम है। स्टेशन एक सिलेंडर ब्लॉक की तैयारी और बोर का निरीक्षण। स्टेशन 2 पिस्टन फिटिंग और रिंग इंस्टॉलेशन। स्टेशन 3 क्रैंकशाफ्ट असेंबली और मेन बेयरिंग इंस्टॉलेशन। स्टेशन 4 वॉल्व ट्रेन असेंबली और टाइमिंग का काम। स्टेशन 5 मैग्नेटो असेंबली और टाइमिंग का सत्यापन। स्टेशन 6 कूलिंग सिस्टम असेंबली और प्रेशर टेस्ट। स्टेशन 7 अंतिम असेंबली और कोल्ड टेस्ट। ऑस्कर उसे चाक से बेंच पर स्टेशनों के निशान बनाते हुए देखता है। ऑस्कर हाथ बांधे सोच रहा था। ये करघों पर काम करता है, उसने कहा। एडवर्ड बोला, हाँ, सिलाई मशीनों और राइफल निर्माण में भी। एडवर्ड ने 7वें स्टेशन पर निशान लगाया। फेरारी की लाइन में 14 स्टेशन हैं। 3 आदमी वो काम करते हैं जो एक आदमी 10वें समय में कर ले। इंजन में 40 सटीक पुर्जे हैं। एडवर्ड बोला, इसीलिए हर स्टेशन पर एक ही काम है। मार्क सिर्फ पिस्टन फिटिंग करेगा और कुछ नहीं। हफ्ते भर में वो हमसे बेहतर काम करेगा क्योंकि वो इसे 200 बार कर चुका होगा। ऑस्कर बोला, गलत काम होने पर वो वापस जाएगा। निरीक्षण पास किए बिना कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। सन्नाटा छा गया। ऑस्कर ने बेंच देखी और बोला, तीसरा स्टेशन और चौड़ा चाहिए। बेयरिंग टूल के लिए जगह चाहिए। एडवर्ड ने रेखा 8 इंच खिसकाई। अब बेहतर है। ऑस्कर ने हाथ पोंछे, यानी वो मान गया। 1 महीना चलाकर मापेंगे। पहले हफ्ते 3 इंजन बने, दूसरे हफ्ते 5, तीसरे हफ्ते 7 और चौथे हफ्ते 9 इंजन तैयार हुए। चौथे हफ्ते के अंत में ऑस्कर ने गिनती की और चुप रहा। 5वें हफ्ते फेरारी को वर्कशॉप का पता चल गया। मैकेनिक रॉबर्ट हेस दूसरे हफ्ते आया था। पता चला कि वो तीसरे दिन से ही $2 पर हफ्ते के लिए फेरारी को जानकारी दे रहा था।
एडवर्ड को यह नहीं पता था जब फेरारी बुधवार दोपहर अचानक वर्कशॉप पहुंचा। उसकी गाड़ी बाहर खड़ी है और उसके चेहरे पर एक ऐसे व्यक्ति के विशेष भाव है जो लंबे समय से धैर्य रखे हुए था और अब उसने रुकने का फैसला कर लिया है। फेरारी अंदर आता है, वो बेंच की ओर देखता है। उसने स्टेशनों और तैयार इंजनों को 15 सेकंड देखा, हिसाब लगाया और एडवर्ड की ओर मुड़ा। तुमने समझौता तोड़ा है, वो ठंडे स्वर में बोला। मेरी पूंजी और मशीनों से तुमने अपना अलग काम शुरू कर दिया। एडवर्ड ने कहा, समझौते के तहत मुझे तय समय और मानकों पर इंजन देने थे। मैंने हर इंजन समय पर दिया। आपने मुझे काम का पैसा दिया और उस पैसे से मैं क्या करूं, यह मेरा व्यवसाय है। अनुबंध में कोई पाबंदी नहीं थी। फेरारी उसे देखता रहा। वो अपना आपा नहीं खोता था और अब भी शांत रहा। वो स्थिर हो गया। मैं अदालत जाऊंगा, एडवर्ड बोला, जा सकते हैं। मैंने अपनी कमाई से बिजनेस शुरू किया है, ये उल्लंघन नहीं है। वो रुका। जब तक आपके वकील शिकायत का मसौदा तैयार करेंगे तब तक शेल्फ पर रखे। वे 9 इंजन 9 वाहनों में लग चुके। होंगे डैनफोर्थ नाम से 9 ग्राहकों को बेचे जा चुके होंगे और वे वाहन आपके पहली पीढ़ी के इंजन से चलने वाले किसी भी वाहन से कहीं बेहतर प्रदर्शन करेंगे। डैनफोर्थ शब्द का गहरा असर हुआ। फेरारी ने इसे सुना। डेट्रॉइट में अब गाड़ी पर लिखे नाम की कीमत थी। फ्री प्रेस ने पिछले महीने फेरारी द्वारा बेची जा रही मशीनों के संबंध में 2 बार इसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि वाणिज्यिक परिवहन को कवर करने वाले रिपोर्टर ने अपना शोध किया और पाया कि फेरारी वाहनों के अंदर का इंजन डैनफोर्थ नाम के व्यक्ति का है। फेरारी इंजनों को देख हिसाब लगाने लगा। एडवर्ड समझ गया कि वो क्या सोच रहा है। फेरारी बोला, तुम मेरा काम बंद करा दोगे। मैं आपसे बेहतर इंजन बनाऊंगा। अब आप क्या करेंगे या आपका फैसला है। फेरारी ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। बग्घी जाते देख एडवर्ड अंदर आया और मार्क से बोला, रॉबर्ट हेस का हिसाब कर दो। उसे कल से आने को मना कर देना। मार्क्स ने पूछा, आपको पता था? एडवर्ड बोला, व्यवहार से पता चल जाता है। पहले स्टेशन 2 का काम पूरा करो। काम नहीं रुकना चाहिए। अगला युद्ध छोटा था। फेरारी के पास पैसा फैक्ट्री और बग्घी बनाने वाले 200 कर्मचारी थे, पर उसके पास कोई ऐसा नहीं था जो नए इंजन की नकल कर सके। उसने 3 मैकेनिक तोड़े, पर एडवर्ड ने बाकियों का वेतन तिगुना कर दिया। उसने हैरिगन के नेटवर्क से 2 अनुभवी और भरोसेमंद लोग काम पर रखे। प्रत्येक नया कर्मचारी ऑस्कर द्वारा तैयार किए गए 2 पन्नों के समझौते पर हस्ताक्षर करता है, जिसमें कहा गया है कि रोजगार के दौरान प्राप्त कोई भी इंजन डिजाइन ज्ञान डैनफोर्थ कार्यशाला की संपत्ति है और इसे 3 साल तक किसी को नहीं बताया जा सकता। फेरारी ने उन 3 लोगों से इंजन की नकल करानी चाहिए, पर वे सिर्फ अपने स्टेशन का काम जानते थे, पूरा डिजाइन नहीं। ये एडवर्ड की योजना थी। किसी भी मैकेनिक को पूरे 7 स्टेशनों की जानकारी नहीं थी कि वो इंजन दोबारा बना सके। नकल वाला इंजन 40 सेकंड में फेल हो गया, क्योंकि मैग्नेटो की टाइमिंग का ज्ञान उन तीनों में से किसी को नहीं था। एडवर्ड को ये बात एक आपूर्तिकर्ता से पता चलती है जो फेरारी को भी माल देता है। वो इसे अपनी नोटबुक में प्रतिस्पर्धी स्थिति नामक कॉलम के तहत नोट करता है और अपना काम जारी रखता है। महीने के अंत तक लेखांकन ऐसा है, 12 तीसरी पीढ़ी के इंजन तैयार हैं। 3 सीधे डेट्रॉइट के निजी ग्राहकों को बेचे गए, जिनमें एक बैंकर, एक शिपिंग व्यापारी और एक चिकित्सक शामिल थे, जिन्होंने लेख पढ़कर सीधे कार्यशाला को पत्र भेजा था। प्रत्यक्ष बिक्री से कुल राजस्व $620 प्राप्त हुआ। पुराने अनुबंध के तहत पिछली 2 डिलीवरी के लिए फेरारी के बकाया चालान $340 के हैं, जिसका फेरारी ने भुगतान नहीं किया है और जिसे एडवर्ड के नए वकील कर्टिस नाम के एक युवक, जो प्रति परामर्श $12 लेता है, का कहना है कि मध्यम प्रयास से वसूला जा सकता है। नकद $1200। फेरारी कानूनी रूप से विवश है और ग्राहक खो रही है। चार्ल्स डैनफोर्थ 7 हफ्तों से शांत है। इस पर ध्यान दें। ऑस्कर सफाई कर रहा है जब एडवर्ड बिक्री बताता है। ऑस्कर पहिया पहुंचकर शेल्फ पर इंजन देखता है। 12 इंजन, ऑस्कर कहता है। 6 महीने पहले एक शेड था। ऑस्कर कोट उठाता है। चार्ल्स शांत, एडवर्ड भी यही सोच रहा है। पता है, शांत मतलब वो कुछ योजना बना रहा है। एडवर्ड नोटबुक बंद करता है। हमें उसकी पहुंच से दूर जाना होगा। वो कार्यशाला देखता है।
60 मीटर 8 लोग 12 इंजन। अच्छी शुरुआत पर छोटी है। वो लिखता है दूसरी कार्यशाला। सोमवार को ऑस्कर $35 और पेटेंट आवेदन लेकर वॉशिंगटन गया। वो केस हैरिगन का था जिसने कहा था इसे बर्बाद मत करना। आवेदन में तीसरी पीढ़ी का इंजन 3 सिलेंडर वाटर कूलिंग और मैग्नेटो इग्निशन शामिल हैं। एडवर्ड ने इसे लिखने में 3 सप्ताह बिताए हैं, जो कि उसके जीवन में किसी भी चीज को लिखने में बिताए गए समय से अधिक है, क्योंकि पेटेंट आवेदन एक विशिष्ट प्रकार का दस्तावेज है जिसे आविष्कार की रक्षा के लिए पर्याप्त सटीक और प्रतिस्पर्धियों द्वारा किए जाने वाले बदलावों को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक होना चाहिए। वकील कर्टिस ने 2 बार समीक्षा की और 11 बदलाव किए। एडवर्ड ने 9 माने और 2 पर बहस की। कर्टिस को एक मशीनिस्ट से कानूनी सुधार लेना पेशेवर रूप से असहज लगा। ऑस्कर गुरुवार को रसीद लाया। परीक्षक ने इग्निशन चित्र देखे और 2 सवाल पूछे। ऑस्कर ने जवाब दे दिए। परीक्षक ने कहा कि आवेदन पूर्ण प्रतीत होता है और जांच आगे बढ़ेगी। लगभग 3 सप्ताह। प्रमाण पत्र मंगलवार को आता है। एडवर्ड सेंट एंटोनी वर्कबेंच पर लिफाफा खोलता है। उसके हाथ में पिस्टन है क्योंकि वो निरीक्षण कर रहा था और काम पूरा करने के लिए इसे फिर उठाएगा। प्रमाण पत्र एक पन्ने का है जिस पर मुहर नंबर और कानूनी भाषा में आविष्कार का विवरण है। विवरण के नीचे सामान्य अक्षरों में लिखा है, आविष्कारक एडवर्ड डैनफोर्ड डेट्रॉइट मिशिगन। वो नाम पढ़कर सर्टिफिकेट सुरक्षित रखता है और पिस्टन उठाकर निरीक्षण पूरा करता है। ऑस्कर चुपचाप देखता है। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव है। ग्रैटियट एवेन्यू की पुरानी फाउंड्री 14 महीनों से खाली है। मालिक प्रेस्कॉट नाम के एक व्यक्ति ने 1878 में एक सट्टा लोहे के अनुबंध में अपना पैसा लगाया था, जो रेलवे विस्तार धीमा होने पर डूब गया और फाउंड्री भी उसी के साथ चली गई। इमारत 800 मीटर की ऊंची छत, कंक्रीट फर्श और रोशनदान। पूर्व में 3 बड़े दरवाजे हैं और कोने में एक छोटा ऑफिस। किराया $80 तय हुआ। एडवर्ड ने साल भर का पट्टा साइन किया जिससे उसके पास सिर्फ $240 बचे। वो संख्या देखता है। बस $240 बचे हैं। 1 महीने का वेतन और 40 इंजनों का सामान, बस इतना ही। 2 हफ्तों में उसने 26 नए लोग रखे, कुल 34 हुए। वो अनुभव देखकर भर्ती नहीं करता। अनुभव के साथ पुरानी आदतें आती हैं। उसे सिर्फ कुशल हाथ चाहिए, पुरानी कार्यशालाओं की आदतें नहीं। वह काम देखते हुए उन्हें चुनता है जिनके हाथ हुनर जानते हैं, भले ही वे उसे समझा ना पाए। ग्रैटियट की लाइन सेंट एंटोनी जैसी ही है, बस बड़ी है। अब 7 के बजाय 12 स्टेशन हैं। पुर्जे लकड़ी की पटरियों पर स्लेज के जरिए हाथ से धकेले जाते हैं। ये यांत्रिक नहीं है। अभी इसे यांत्रिक नहीं, बस सुसंगत होना चाहिए। रेल हर स्टेशन की दूरी समान रखकर और हर कर्मचारी को तय जगह औजार और पद देकर यह निरंतरता सुनिश्चित करती है। पहली सुबह गेराल्ड ने रेल को देखा और एडवर्ड से पूछा, क्या हम मशीन का हिस्सा हैं? हाँ, गर्व करो, एडवर्ड ने कहा। गेराल्ड मान गया। तीसरे हफ्ते तक उत्पादन 18 इंजन पहुंच गया। चौथे हफ्ते 21। एडवर्ड नोटबुक में आंकड़े लिखता है। उत्पादन अब एक शिल्प नहीं, एक प्रणाली बन चुका है। कला अभी है। ये डिजाइन स्तर पर है जहां ऑस्कर और एडवर्ड की बारीकी को प्रोडक्शन लाइन बड़े पैमाने पर दोहराती है, पर उत्पादन एक मशीन है और मशीनें कारीगरों से तेज चलती हैं। ऑस्कर चौथे हफ्ते की संख्या देख कहता है, 21। हाँ, 4 हफ्ते पहले 4 थी। हाँ। ऑस्कर अपनी नोटबुक बंद कर देता है। वो अपनी गिनती रख रहा था जिसकी एडवर्ड को उम्मीद थी। ऑस्कर कहता है, मैं लाइन के बारे में गलत था। तुम सही थे कि यह इंजनों पर काम नहीं करेगी। इंजनों पर यह अलग है, शुरू में धीमी। हर स्टेशन पर जांच चाहिए, पर यह काम करती है। ऑस्कर सहमत है, ये काम करती है। ये उसका पक्ष बदलने का तरीका है। मर्फी अक्टूबर के एक गुरुवार को लेख छापता है। ये पिछले पन्ने की महज 4 पंक्तियां नहीं है। ये तीसरे पन्ने का आधा हिस्सा है जिसमें फैक्ट्री का रेखा चित्र और उत्पादन प्रक्रिया का विवरण है। ये सामान्यतः सटीक है, पर तकनीकी रूप से गलत, जिसे एडवर्ड सुधार देता, पर किसी ने पूछा नहीं। सुर्खी है,
डेट्रॉइट मैकेनिक ने बिना घोड़ों वाली गाड़ियों के लिए फैक्ट्री बनाई। उपसुर्खी है, डैनफोर्थ इंजन अब सीधे बेचे जा रहे हैं। शहर के भविष्य का परिवहन आकार ले रहा है। एडवर्ड इसे फैक्ट्री कार्यालय में अपनी मेज पर पढ़ता है। लेख में उसका नाम 11 बार है। वो उन्हें गिनता है। लेख असर करता है। शिकागो ट्रिब्यून और फिर बोस्टन का अखबार भी इसे छापता है। न्यूयॉर्क का एक जर्नल इसे दोबारा छापता है और इसे नागरिक परिवहन के लिए शस्त्रागार सिद्धांतों का नया प्रयोग बताता है। एडवर्ड हर प्रति पढ़ता है जिसे वकील कर्टिस लाता है। वो नोट करता है कि किन शहरों और उद्योगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। मर्फी के लेख के 3 हफ्ते बाद डेट्रॉइट कुरियर में विज्ञापन छपता है। एडवर्ड काम पर जाते समय रुककर इसे पढ़ता है। डैनफोर्थ स्टेबल्स नया अध्याय। 40 वर्षों से डैनफोर्थ नाम मिशिगन परिवहन में श्रेष्ठता का प्रतीक रहा है। आज डैनफोर्थ स्टेबल्स अपने मैकेनिकल कैरेज डिवीजन की घोषणा करता है जो हमारी गुणवत्ता को आधुनिक युग में लाता है। डैनफोर्थ जहां परंपरा भविष्य से मिलती है। डैनफोर्थ सूरज और घोड़े की नाल का निशान सबसे ऊपर है। नाम पन्ने पर सबसे बड़े अक्षरों में है। नए मैकेनिकल डिवीजन का पता वही है जो ब्रश स्ट्रीट पर पूर्वी अस्तबल का हाउस शेड से 3 ब्लॉक दूर जहां से यह सब शुरू हुआ था। एडवर्ड विज्ञापन 2 बार पढ़ता है। फिर वो मुस्कुराता है। यह वैसी नियंत्रित मुस्कान नहीं है जो वो गणना सही होने पर देता है। एक असली संक्षिप्त मुस्कान जो तुरंत गायब हो गई। वे डरे हुए हैं। इस विज्ञापन का यही मतलब है। वर्जीनिया डैनफोर्थ बिना कारण विज्ञापन नहीं देती। वो तब विज्ञापन देती है जब उसे खतरा महसूस हो। मैकेनिकल डिवीजन अभी अस्तित्व में नहीं है। ये बस दूसरों को रोकने का एक कागजी दावा है। वो बिना चढ़ी पहाड़ी पर झंडा गाड़ रही है। एडवर्ड फैक्ट्री जाता है। दोपहर 4 बजे गेट पर बग्घी आती है जब वो उत्पादन की जांच कर रहा होता है। एक कर्मचारी बताता है कि गेट पर कोई उससे मिलना चाहता है। एडवर्ड बाहर जाता है। वो आदमी करीब 55 का है जिसने बहुत महंगा कोट पहना है। रिष्ट पुष्ट चेहरा और चौकस आंखें। उसकी काली बग्घी पीछे खड़ी है जिसका ड्राइवर फैक्ट्री को पेशेवर शून्यता से देख रहा है। मिस्टर डैनफोर्थ, मैं कॉर्नेलियस हेन्स हूं। मैं पूर्वी तट की परिवहन कंपनियों के संघ का प्रतिनिधि हूं। वो अपने शब्दों का वजन बढ़ाने के लिए रुकता है। हम सहयोग पर चर्चा करना चाहते हैं। एडवर्ड उसे देखता है। हेन्स को आदत है कि लोग उसके आने पर खुश हों। एडवर्ड कहता है, अंदर आइए। हेन्स के पीछे दफ्तर जाने से पहले वह एक बार फैक्ट्री फ्लोर को देखता है। 34 कर्मचारी, 12 स्टेशन, 20 इंजन, $3,200 एक पेटेंट और वकील के पत्र। पर चार्ल्स डैनफोर्थ की 2 महीने की खामोशी सबसे ज्यादा ध्यान मांगती है। वो दरवाजा बंद कर हेन्स के सामने बैठता है और इंतजार करता है कि इस अजनबी के लिए सहयोग का क्या मतलब है। हेन्स कोट पहने और टोपी घुटने पर रखे बैठा है। उसमें वो स्थिरता है जो अधिकार और अनुभव की पहचान होती है। $10,000 वो कहता है, पेटेंट और 15 साल तक इंजन न बनाने के समझौते के लिए। आपकी स्थिति में ये बड़ी रकम है। एडवर्ड उसे देखता है। खिड़की से फैक्ट्री फ्लोर दिखता है जहां 27 इंजन तैयार हो रहे हैं। कर्मचारी तैनात हैं और स्लेज पटरी पर बढ़ रही हैं। वो 6 महीने से इसे देख रहा है और आज भी उसे देखकर वैसा ही संतोष मिलता है जैसा पहले हफ्ते मिला था। ये बिल्कुल वैसा है जैसा उसने सोचा था। सच होने वाली गणनाएं बहुत सुखद होती हैं। एडवर्ड कहता है, नहीं। हेन्स शांत रहता है। मेरा संघ पूर्वी तट के परिवहन को नियंत्रित करता है। 14 कंपनियां और $9 मिलियन का सालाना राजस्व। बोस्टन तक हर बड़े बैंक सीनेट कमेटी के 3 सदस्यों और पेंसिल्वेनिया ओहियो के मुख्य स्टील सप्लायर से हमारे संबंध हैं। वो बिना आवेश के कहता है, आपका काम प्रभावशाली है पर ऐसी चीजें अक्सर रोक दी जाती हैं जब वे बड़े हितों को चुनौती दें। क्या ये धमकी है? ये व्यापार का तरीका है। हेन्स टोपी पहनता है। मैं आपको नुकसान से बचाने के लिए पैसे दे रहा हूं। ये धमकी नहीं, अंकगणित है। तो मेरा गणित सुनिए, एडवर्ड कहता है। आपके पास 14 कंपनियां और $9 मिलियन का राजस्व है। आप यहां इसलिए हैं क्योंकि आपने हिसाब लगा लिया है कि मेरी तकनीक मानक बनने पर 10 साल बाद आपकी कमाई कितनी कम होगी। वो रकम 10,000 से कहीं ज्यादा है। वो खड़ा होता है। तो जवाबन ही है। हेन्स उसे नए नजरिए से देखता है। उम्मीद है आप फिर सोचेंगे।
एडवर्ड उसे बाहर छोड़ता है और हैंस की गाड़ी जाते देखता है। फिर वो अंदर ऑस्कर के पास जाता है। वो पेटेंट खरीद कर हमें बंद करना चाहता था, $10,000। ऑस्कर रुककर कहता है, ये असली लोगों का असली प्रस्ताव है, चार्ल्स का खेल नहीं। ये रसूखदार लोग हैं। ऑस्कर सीधे एडवर्ड को देखता है। चार्ल्स बस एक जिद्दी लड़का है, वह बिना रणनीति के खतरनाक है। पर हैंस अलग है। हैंस के पास रणनीति और साधन दोनों हैं और उसने अपना इरादा बता दिया है। वो फिर से काम में लग जाता है। हमें इसे गंभीरता से लेना होगा, एडवर्ड कहता है। मैं ले रहा हूं पर मैं रुकूंगा नहीं। 11 दिन बाद पहला दबाव महसूस हुआ। कोवाल्स्की मेटल्स ने पत्र भेजा कि वे अब नए ऑर्डर पूरे नहीं कर सकते। एडवर्ड खुद मिलने गया पर कोवाल्स्की ने मना कर दिया। उसका फोरमैन माफी मांगते हुए समझाता है कि कोवाल्स्की के सबसे बड़े क्लाइंट ने यह इच्छा जताई है कि कोवाल्स्की कुछ अन्य ऑपरेशनों को आपूर्ति न करे। फोरमैन उस क्लाइंट का नाम नहीं बताता, उसे बताने की जरूरत भी नहीं है। 3 दिन में उसे टोलेडो में नया सप्लायर मिला जो 14% महंगा था और डिलीवरी में भी 2 दिन ज्यादा लगते थे। उसने उत्पादन कार्यक्रम बदला और इंजन की कीमत $8 बढ़ाकर लागत की भरपाई की, जिसे ग्राहक स्वीकार कर लेंगे। अगले हफ्ते दूसरे सप्लायर ने बिना बताए दाम बढ़ा दिए। एडवर्ड को इसकी उम्मीद थी। उसने पिट्सबर्ग की एक बड़ी फाउंड्री को पत्र भेजा जो नए ग्राहकों की तलाश में थी। वो 6 महीने से उन पर नजर रख रहा था। एक हफ्ते में अनुकूल जवाब मिला। बुधवार को फायर इंस्पेक्टर क्लिपबोर्ड और सरकारी सख्ती के साथ वहां पहुंचा। 3 उल्लंघन पाए। गैर ज्वलनशील भंडारण और फाउंड्री पहुंच के बीच अपर्याप्त दूरी, पूर्वी दीवार पर पानी की बाल्टियों की अपर्याप्त संख्या और दक्षिण की ओर निकास मार्ग आंशिक रूप से बाधित था। 5 दिन में सुधार न होने पर काम बंद करने का आदेश था। एडवर्ड ने खुद उसे फैक्ट्री दिखाई। 3 में से 2 कमियां सही थीं। वो 2 महीने से स्टोरेज की समस्या सुलझाना चाहता था और निकास मार्ग भी सामान की वजह से रुका हुआ था। बाल्टियों की गिनती नियमों की बहुत सख्त व्याख्या थी पर तकनीकी रूप से सही। उसने 4 दिनों में सब ठीक कर दिया। इंस्पेक्टर ने प्रमाण पत्र दे दिया, पर शुक्रवार को बैंक से ऋण की अस्वीकृति का पत्र आ गया। जिस बैंक में एडवर्ड का खाता था उसने $3,000 की क्रेडिट लाइन देने से मना कर दिया। पत्र में कहा गया कि आवेदन उनके मानदंडों पर खरा नहीं उतरा। पत्र पर असिस्टेंट मैनेजर के साइन है, यानी फैसला ऊपर से लिया गया। शाम को एडवर्ड के पत्र दिखाने पर ऑस्कर कहता है, हैंस धीरे चलता है। ये बस दबाव है, कुछ बुरा नहीं। एडवर्ड कहता है, वो हमें खत्म नहीं बल्कि इतना महंगा बनाना चाहता है कि काम घाटे में आ जाए। क्या वो सफल है? एडवर्ड हिसाब लगाता है। स्टील महंगा है पर मिल गया। क्रेडिट नहीं मिला पर चलेगा। निरीक्षण सफल नहीं, वो कहता है, अभी नहीं। नजर चार्ल्स पर है। चार्ल्स 10 हफ्तों से शांत है। नवंबर के एक गुरुवार रात 2:30 बजे आग लग जाती है। एडवर्ड वहां नहीं है। वो मुनरो स्ट्रीट के किराए के कमरे में है। आधी रात तक काम और फिर पैदल घर जाना अब उसकी दिनचर्या है और ये पास भी है। रोशनी से पहले उसे धुएं की गंध आती है। वो तुरंत समझ जाता है कि क्या हुआ है, जैसे किसी अनचाही पर अपेक्षित आहट को पहचान लिया हो। गोदाम का हिस्सा फैक्ट्री की इमारत के दक्षिण पूर्वी कोने में है, जो मुख्य मंजिल से ईंट की एक आंतरिक दीवार द्वारा अलग किया गया है, जिसमें तैयार इंजन भंडारण और सामग्री स्टॉक के लिए 2 जोड़ने वाले दरवाजे हैं। कोने में आग भड़की है। एडवर्ड के पहुंचते ही खिड़कियां नारंगी हो चुकी हैं और छत गिरने लगी है। दीवारें ईंट की हैं पर लोहे के दरवाजे खुले छोड़ दिए गए थे, शायद आग लगाने वाले ने। इसीलिए धुआं मुख्य मंजिल तक पहुंच गया पर आग नहीं। एडवर्ड मुख्य द्वार से घुसता है। धुआं घना है पर नीचे से रास्ता है। वो पहले दरवाजे से झांकता है। गोदाम अब नहीं बचेगा। भंडारण अलमारियों पर 40 तैयार इंजन सामग्री, पैलेट पर 6 सप्ताह का स्टील स्टॉक और औजारों के साथ एक माध्यमिक वर्क बेंच, या सब कुछ जल रहा है या जलने ही वाला है। वो दोनों लोहे के दरवाजे बंद कर देता है, फिर मुख्य मंजिल पर जाता है। वहां 12 स्टेशन और सारे उत्पादन उपकरण सुरक्षित हैं। वो धुएं और अंधेरे में छूकर प्रत्येक स्टेशन की जांच करता है। सब कुछ ठोस है, सब कुछ बरकरार है। आग गोदाम में है। गोदाम और यहां के बीच एक लोहे का दरवाजा है। वो बाहर जाता है और दमकल का इंतजार करता है। गोदाम 2 घंटे जला पर मुख्य इमारत बच गई। सुबह वहां सिर्फ लोहे के बीम वाला ढांचा बचा था, जबकि फैक्ट्री का फर्श बिल्कुल अछूता रहा।
सुबह 6 बजे दमकल कप्तान को दीवार के पास तेल के निशान मिलते हैं। वो इसे जानबूझकर लगाई गई आग बताकर रिपोर्ट दर्ज करता है। उसे अफसोस है कि इसके व्यावहारिक नतीजे क्या होंगे। मामले के लिए नियुक्त जासूस एडवर्ड से 40 मिनट तक बात करता है, नोट्स लेता है और समझाता है कि गवाहों या किसी विशिष्ट व्यक्ति को घटनास्थल से जोड़ने वाले प्रत्यक्ष भौतिक साक्ष्यों के बिना जांच सीमित होगी। वो एक सक्षम व्यक्ति है जो एक ऐसे शहर में काम कर रहा है जहां सक्षम होने का मतलब इस तरह की जांच के परिणामों के बारे में यथार्थवादी होना है, खासकर जब जिम्मेदार लोग डैनफोर्थ हों और शहर के सही हिस्से में रहते हों। एडवर्ड नुकसान आंकता है। 40 इंजन और सामान मिलाकर $2.800 का घाटा। गोदाम की इमारत मालिक प्रेस्कॉट की जिम्मेदारी है। कुल घाटा $2.800 और खाते में सिर्फ $400। वो ये आंकड़े नोटबुक में लिखकर उसे बंद कर देता है। वो थॉमस से सुबह 7 बजे मुख्य मंजिल पर सभी 34 श्रमिकों को इकट्ठा करने के लिए कहता है, जिनमें वे 7 लोग भी शामिल हैं जिनकी रात की पाली की छुट्टी थी और जो आग के बारे में सुनकर आए हैं। वो सबके सामने खड़ा होकर कहता है, गोदाम जल गया पर यह फ्लोर नहीं। हर मशीन और औजार वहीं है जहां कल था। मेरे पास $400 हैं और 12 ऑर्डर। 5 दिन में वेतन देना है पर पैसे कम हैं। जो जाना चाहता है मैं समझता हूं। बकाया अभी ले लो। जो अगले महीने तक रुकेगा उसे वेतन के साथ 12 ऑर्डरों के मुनाफे में हिस्सा मिलेगा। बोनस नहीं, सीधा हिस्सा। 7 लोग चले जाते हैं। एडवर्ड उन्हें पैसे देकर हाथ मिलाता है। 27 लोग रुकते हैं। वो कहता है, हम 8 बजे शुरू करेंगे। स्टेशन 2 का टूल थॉमस ढूंढेगा। बाकी सब काम पर लगे। वो ऑफिस जाकर अपनी टोपी उठाता है। फ्रेडरिक ब्रांड सुबह 7:30 बजे अपनी वर्कशॉप में थे। एडवर्ड को देख वे बोले, मैंने आग के बारे में सुना। मुझे गोदाम चाहिए। मुनरो स्ट्रीट वाली जगह खाली है। ब्रांड मोल भाव पर आए। मुनाफे का 20%। 15, 18। 17 और मैं छत ठीक करा दूंगा। ब्रांट ने हाथ मिलाया, सौदा पक्का। इसके बाद एडवर्ड अखबार के दफ्तर गया। मर्फी डेस्क पर थे। एडवर्ड ने उन्हें पूरी बात तो नहीं पर जो हुआ वो समझाया। उसने बताया कि आग जानबूझकर लगाई गई थी और 18 महीनों में डैनफोर्थ वर्कशॉप पर यह दूसरा हमला है। वो कहता है कि उसकी राय में स्थापित परिवहन हित जो मैकेनिकल कैरिज तकनीक से बड़ा व्यवसायिक हो सकते हैं वे इस बाधा के पैटर्न के लिए जिम्मेदार हैं जिसमें अब आगजनी भी शामिल है। वो चार्ल्स डैनफोर्थ का नाम नहीं लेता। मर्फी सब समझ गए। उन्होंने 3 सवाल पूछे, एडवर्ड ने 2 के जवाब दिए। तीसरे सवाल पर एडवर्ड ने कहा कि बिना सबूत वो नाम नहीं लेगा। शुक्रवार को लेख छप गया। सोमवार तक 3 नए ग्राहक आए, एक व्यापारी, एक शिपिंग एजेंट और एक डॉक्टर। सब ने लेख पढ़ा था। तीनों ने $1.400 एडवांस दिए। अब खाते में $1.800 थे। गोदाम मिल गया, काम चालू है और 27 कर्मचारी तैनात हैं। 12 पुराने और 3 नए ऑर्डर।